नमस्कार दोस्तों। अपन राजस्थान करंट अफेयर 2026 मई महीने की कंप्लीटली करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 7 तारीख है और स्पेशली 7 है कि 8 है, पता नहीं कौन सी तारीख है, देख लेना। तो अपन मई महीने का पूरा करंट अफेयर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के जो भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं उसमें से फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम हुआ है और उसमें से 12 में से 8 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आए थे। लगभग इस हिसाब से देखे क्लास में से आने के तो बहुत अच्छा परसेंटेज हो जाता है। कोई किताब में से हो सकता है 10 से 11 आए हो, ठीक है, क्योंकि किताब विस्तृत लिखी होती है, क्लास बहुत शॉर्ट होती है, तो उसमें अगर पढ़ाए थे 8 क्वेश्चन आ रहे तो बहुत हो जाते हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा था, वैसे पहले ये 8 क्वेश्चन बता देता हूं। एक तो ये पर्पल फेस्ट 13 मार्च 2026 का है, स्पेशली मार्च महीने की मतलब अप्रैल की करंट अफेयर्स में पढ़ाया था इंडिया में आपको, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सेकंड जो आया था वो राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026, ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था, ये आया है। नेक्स्ट आगे तीसरा क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में पढ़ाया गया था, रजत चौहान ने कितने पदक जीते, तो ये आया है आपके। चौथा क्वेश्चन है इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जो आपके स्पेशली इंडिया में था, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, तो ये आया है आपके स्पेशली। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी अच्छी तरह से पढ़ाई थी, कितना कितना है, कितना करोड़ रुपया होगा, तो ये क्वेश्चन आया है। और नेक्स्ट आगे ये मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आईओटी आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, डायमंड अवार्ड, ये आया है। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में उत्पन्न व्यवधानों से निपटने के लिए राशनिंग व्यवस्था किसने लागू की थी, ये आया है, ठीक है। एक ये बरखमा वाला आया है, आपके साहित्यिक किताब है, स्पेशली ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता बरखमा को पुरस्कार मिला है, तो ये कंप्लीटली मैंने करवाया था, ये आपके स्पेशली आया है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीटली 8 क्वेश्चन आए हैं। इस हिसाब से बहुत अच्छी कंडीशन में अपन है। नेक्स्ट में कोशिश रहेगी कि लगभग 12 में से 10 8 10 आते रहे, ठीक है। 100% का टारगेट लेकर मैं चल भी नहीं रहा हूँ। 100% का टारगेट लेने के लिए बहुत ज्यादा क्लासेस लेनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज इतना इकट्ठा हो जाएगा कि 8 भी सही नहीं कर सकते हो, मुश्किल से 2 3 सही हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो कम से कम 8 सही हो, ये हम कोशिश करें। अब सेकंड बात, इसमें मैंने एक नवाचार किया है कि आपको ये पूरी क्लास देखनी है। क्लास देखने के बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर एक लिंक मिलेगा, उसको खोलोगे तो अंदर 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो करंट अफेयर्स में जैसे ही क्लास देखोगे इसके बाद सेल्फ इवेल्युएट करना है हमने क्लास में क्या देखा, ठीक है। क्लास में देखकर नोट्स बनाना ये महत्वपूर्ण नहीं है, नोट्स सारी दुनिया बना रही है। राजस्थान में जितने भी 12 लाख 15 लाख छोरे पढ़ रहे हैं वो लाइब्रेरी में बैठे बैठे यही काम कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, इस पेन से बनाऊंगा, पीले पेन से बनाऊंगा, फिर हाइलाइटर से ऐड करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिमाग में स्टोरेज रखना है, तो इन बातों को ध्यान से सुनना है। एक और चीज कि आप नोट्स कितने अच्छे बनाते हो ये महत्वपूर्ण भी नहीं है, बस इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसको दिमाग में स्टोरेज कैसे रखते हो। मेरी सारी कोशिश यही रहेगी कि आपके दिमाग में ये चीजें स्टोरेज कैसे रहे उसके बारे में ही बताया जाएगा। तो इसके लिए इसको ध्यान से सुनना है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। लगभग मैंने सारी डिवाइडेड कर रखी है, कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको याद रहेगा और एग्जाम में कैसे आपको याद आएगा, ठीक है। इसके लिए रटने की भी आवश्यकता नहीं है। एक तीसरी चीज, ऑफलाइन क्लासों में इस बार लगभग 15 तारीख से शुरू कर दूंगा, तो जो भी ऑफलाइन क्लास में आएगा उनके लिए 3 घंटे की पहले क्लास रहेगी, फिर नेक्स्ट आगे आधा आधा घंटे के 2 टेस्ट रहेंगे। ये एडिशनल ऐड कर रहा हूं ताकि आपकी तैयारी फिक्स हो जाए, 4 या 5 महीने में कंप्लीट तैयारी हो जाए, फिर कोई भी एग्जाम आप दे सको। ऐसा नहीं बार बार रिवीजन करना है, पढ़ना है, ये नहीं रहे। 4 5 महीने में नौकरी लग जाओ और झंझट खत्म हो, ये फिक्स कोशिश रहेगी। उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है, तो सबसे पहले तो पढ़ाया जाएगा, 3 घंटे की क्लास होगी, वो रेगुलर ही होगी। इसके बाद में आधे घंटे उसी टॉपिक का जो पढ़ाया गया उसका टेस्ट है, प्लस नेक्स्ट आधे घंटे में जो पिछले टॉपिक पढ़ाए गए उनके 30 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, जो मेरे सामने ही बैठकर आपको लेना होगा, ठीक है। जो भी ऑनलाइन क्लासेस आ रही है उनमें भी आपके हर रोज टेस्ट आएंगे ही सही, आपको देख लेंगे तो आपको टेस्ट 100% भी मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे चलिए शुरू करते हैं वाला तो इंस्टाग्राम वाला हो गया, नहीं कि चलिए चलो शुरू करते हैं। तो भाई चलो शुरू करते हैं आपके कि क्या क्या है और क्या नहीं है। मई 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स में कुछ चीजें हैं वो अपन पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी है। सेकंड चीज से स्टार्ट करते हैं, आपके क्या है। नेक्स्ट आगे
हम्म। पहले राजस्थान करंट अफेयर से राजस्थान के कुछ अभियान वगैरह ले लेते हैं, इस महीने में आपके स्पेशली हुआ क्या है। राजस्थान मई 2026 करंट अफेयर्स, और इसमें है क्या क्या वो देख लेते हैं अपन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार। सबसे पहले सहकार शब्द का मतलब समझ लेते हैं। सहकार का मतलब होता है लोगों के ग्रुप द्वारा कोई भी अगर काम किया जाता है तो वो आपके सहकार कहलाता है। इसमें ग्रुप 100% निश्चित होगा। वो कुछ फंडिंग ग्रुप करेगा, कुछ फंडिंग सरकार करेगी। जैसे ही दोनों फंडिंग करेंगे इसके बाद कुछ शुरू किया जाएगा, मतलब दुकान वगैरह शुरू की जाएगी, ठीक है। अपने सहकारिता की दुकानें हैं डूंगरपुर में, जहां पर बहुत कम रेट में आपको चीजें मिलेगी, तो वो सहकारिता वाले सहकारिता भंडार कहलाते हैं स्पेशली। वो आपका आधा गवर्नमेंट होता है, हाफ गवर्नमेंट और हाफ लोगों द्वारा कम्युनिटी होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत ये होती है कि अगर आधा गवर्नमेंट पैसा देती है और एक निजी व्यक्ति का नहीं होता है तो अपन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो खोल दो देते हैं, इसके बाद ज्यादा ध्यान देते नहीं है। सारे यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं, ठीक है। वो रिकॉर्ड धीरे धीरे धूल मिट्टी खाते हुए इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कुछ पूछो मत, कोई पूछने वाला ही नहीं होता है। तो इसीलिए ये अभियान चलाया गया, स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार। मतलब सहकारिता विभाग के जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको स्वच्छ रखा जाए, समृद्ध मतलब अच्छा रखा जाए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है ये देख लीजिएगा। तो हर भंडार में आपके स्पेशली कई सारी अनावश्यक चीजें पड़ी होगी। सबसे पहले आप मजदूर लाओगे, मजदूर को कहोगे कि इसमें से जो भी अनावश्यक फाइल है वो छाटो, आवश्यक फाइल है वो छाटो, ठीक है। इसी को कहा जाता है सैगरी, जापानी भाषा के शब्द में सैगरी कहा जाता है। आपके स्पेशली अनुपयोगी सामग्री को अलग करना। फिर क्या करोगे, जो उपयोगी सामग्री है उसको टेबल पर रख दो, ठीक है। तो उसको कहेंगे सेटिंग, इसको सेट करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जैसे ये सेट इन हो जाएगा मतलब आपके टेबल पर हो जाएगा, इसके बाद में इसको हमेशा इसकी देखरेख करनी है, जो अच्छी चीज है उसकी, बाकी ये तो कबाड़े में बेच देनी है जो अनुपयोगी चीज है उसको, ठीक है। तो उसको जो कहा जाता है वो शाइन कहा जाता है कि नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी है। फिर नेक्स्ट आगे, उसकी देखभाल करने के लिए कर्मचारी लगाने, उसको कहा जाता है स्टैंडर्डाइज, कामों का बंटवारा करना है। और लास्ट में जो आता है वो शित सुके, ये सस्टेन नहीं है बल्कि शित सुके है, और इसमें जो है वो आपके अनुशासित कार्य संस्कृति को विकसित करना है। तो इस तरह से ये 5 चरण है आपके, जिसमें आपके सहकारिता को समृद्ध और स्वच्छ बनाया जाएगा। अब इसको जो किया है, ये कार्य प्रणाली कौन सी कहलाती है, पांचों अक्षर एस पर है इसलिए ये 5S कार्य प्रणाली कहलाती है। क्वेश्चन आएगा 5S कार्य प्रणाली किससे संबंधित है या कौन से विभाग से संबंधित है, तो एस से ये विभाग है वो आपके आएगा सहकारिता विभाग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको कर कौन सा रहा है, तो जो विभाग है बताया वही आपके सहकारिता विभाग कर रहा है। इसमें कहा जाता है आपके टोटल, एक सेकेंड, इसमें टोटल आपके सहकारिता विभाग है उसकी सफाई करना, स्वच्छता बनाए रखना, ये संबंधित है। नेक्स्ट आगे, दूसरा जो आपके अभियान है स्पेशली जिसको आपके कहा जाता है ग्राम रथ अभियान, ठीक है। ये शब्द आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, रथ। हे पार्थ, रथ चतुर्श्रेणी की ओर मोड़ दो। चतुर्श्रेणी का ठीक पेपर नहीं गया है तो पार्थ रथ है वो सीईटी की तरफ मोड़ दो, या फिर कांस्टेबल की तरफ मोड़ दो। कांस्टेबल की तरफ भी नहीं गया है सही पेपर तो सीईटी की तरफ मोड़ दो। सीईटी में भी अगर सही नहीं जाए तो हे पार्थ अब रथ झाड़ू पोछा बर्तन धोने के लिए अहमदाबाद की तरफ मोड़ दो। कुछ ऐसा ही आपको लग रहा होगा कि रथ बार बार मुड़ता है, तो यही रथ अभियान है। आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी राजस्थान के ही है, तो अपने राजस्थानी है, सारे काम अपने सेम टू सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि हे पार्थ रथ पहले शहरों के विकास की तरफ ले चलो, ठीक। शहरों का कुछ कुछ विकास हो जाए ऐसा लग गया तो गांवों से भी वोट मिलते हैं, तो हे पार्थ अब रथ गांवों की तरफ ले चलो। इसी को कहा जाता है ग्राम रथ अभियान कहा जाता है। अब ये गांवों में रथ लाया क्यों गया है, तो स्पेशली सूचनाएं देने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि हमारे पास टोटल 13 विभाग है और उस 13 में आपके स्पेशली 13 विभाग है। इन 13 विभागों से हम 13 भला करना चाहते हैं। 13 का मतलब लोगों का भला करना चाहते हैं, और लोगों का भला करना चाहते हैं उसके लिए 13 तो ये याद ही रखने हैं आपको, बीच में एक 8 और डालना है। 183 विधानसभा क्षेत्रों में हम पहुंचेंगे, ठीक है, और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। स्पेशली इसी अभियान को, जो अभियान कहा जाता है वो ग्राम रथ अभियान कहा जाता है। कब से शुरू हुआ है, तो 26 से, ये 26 के एक दिन बाद मतलब 27 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ है। कहां से शुरू होगा, तो स्पेशली कहा जाता है जहां से हमारे ये चुनाव लड़ते हैं, सांगानेर जयपुर
आपके जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा, वो सांगानेर जयपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो जयपुर से ये शुरू हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। इसकी अवधि 15 दिन है, 15 दिन में गांव वाले जाग जाते हैं, 15 दिन से ज्यादा सोते भी नहीं है गांव वाले, ठीक है। तो 15 दिन में गांव वाले जाग जाते हैं, तो 15 दिन में हम इनको जगा देंगे। 13 विभागों की 183 विधानसभा क्षेत्रों में हम पहुंचेंगे और उनको जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। नेक्स्ट आगे जब 15 दिन होंगे तो ये समाप्त कहां से होगा, तो ये भी जयपुर से ही होगा। जयपुर का एक गांव है जिसको ठिकरिया गांव कहते हैं, ये ठिकरिया गांव है, वहां से इस ग्राम रथ अभियान का समापन किया गया। उद्घाटन जयपुर से, समापन जयपुर से। 13 विभाग है, 183 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचे और 15 दिन के लिए ये है। नेक्स्ट आगे अगला जो अभियान है उसको कहा जाता है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। इसमें से अपन को क्या करना है, जल स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता लानी है जल में, ठीक है। और जल का संरक्षण करना है। जल का संरक्षण कैसे करोगे, तो टांके वगैरह बनाओगे अपने घर के बाहर, जो भी आपके पानी आ रहा है, छत से पानी आ रहा है, बरसात का पानी आ रहा है, उसको उन टांकों में संग्रहित करोगे। ये 2.0 है, 1.0 इससे पहले चल चुका है, अब ये 2.0 है, ये 2026-27 के लिए है। सरकार इसके लिए राशि दे रही है, 26 में 6 आता है तो यहाँ पर 600 लगभग करोड़ रुपया राशि दे रही है, ध्यान रख लीजिएगा। और इतने बजट का आपके प्रावधान किया गया है। उपकर निधि से 488 करोड़ है और राज्य निधि से 200 करोड़ है, टोटल 688 करोड़ हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट है अगला क्या है क्वेश्चन, तो ये एक और पूछेगा, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य कौन सा अभियान चला रही है या कौन सा विशेष नंबर का अभियान चला रही है, तो ये पेयजल व्यवस्था है, पेयजल में आता है, तो ये 5वां राज्य स्तरीय अभियान है, ठीक है। तो 5वां राज्य स्तरीय अभियान किसके लिए, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सही करने के लिए। कब से चलाया गया, तो ये 23 मई से चलाया गया। कौन सा विभाग चलाएगा, जन स्वास्थ्य विभाग। ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करना, मतलब हर व्यक्ति तक आपके पानी पहुंचे, ये सुनिश्चित करना है। करोगे कैसे, तो जो गांवों में पानी पहुंचाने का नल वगैरह साधन है ही नहीं, ठीक है, एकमात्र साधन है वो सिर्फ और सिर्फ हैंडपंप है। तो इस अभियान में यही कहा गया, सारे सारे हैंडपंप ठीक करो, ये पाइप जो जंग लगे हुए पाइप है उनको निकालो, नहीं तो अपन तो हिलाते रहते पाइप, स्पेशली हैंडपंप, और पानी नीचे ही नीचे जाता रहता है, आता ही नहीं है ऊपर, तो आता ही नहीं है, पाइप लीकेज ही होते। तो उन लीकेज पाइप को ठीक करो, ये इस अभियान की मुख्य विशेषता है या फिर कहा गया। पूरे राजस्थान में इसमें 519 टीमें गठित की गई है और कहा गया डेडलाइन दी गई है 30 जून तक आपके सारे हैंडपंप ठीक हो जाने चाहिए। हम डेडलाइन दे रहे हैं, यानी कंप्लीटली सही हो जाने चाहिए। प्रत्येक शनिवार को इसकी समीक्षा भी होती है, ठीक है। तो लगभग हैंडपंप आपके 30 जून तक ठीक हो जाएंगे। गर्मी गर्मी बस ये सीजन है, उतना आप निकाल दीजिए, इसके बाद आप आपके हैंडपंप शुरू कर देंगे, इतना में बारिश भी आ जाएगी, फिर तुम्हारे ग्रामीण लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसलिए हमने ऐसी डेडलाइन फिक्स कर दी है। वैसे ये मार्च तक होती ठीक रहता, सरकार भी कभी कभी डेडलाइन ही गलत घोषित कर देती है। नेक्स्ट आइए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है। अब ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है क्या, वो सबसे पहले सुनिएगा। तो आपको जल संरक्षण करना है। जल संरक्षण कब करोगे आप, तो स्पेशली उस जल को बहुत पवित्र मानोगे, जैसे गंगा जी का जल एक डाबी में अपन लाते हैं, जे ठेठ गंगा मैया से लाते हैं और उसको पूरे साल अवेर के रखते हैं। अवेर के इसलिए रखते हैं कि कलवणी की तरह काम में लेते हैं, ठीक है। अपन सिर्फ यूं करके पीते, और वो भी देने वाला भी आधा चम्मच ही देता है, ऐसा नहीं कि यार पूरी हथेली भी भर के दे दे, वैसे भी पीना प्यास भी बुझ जाएगी, नहीं, वो जल संरक्षण है। तो अपन कह रहे हैं कि हर प्रकार का आपका जो जल घर पे भी आता है, ट्यूबवेल से आता है, हैंडपंप से आता है, कुएं से आता है, उसको भी आपको गंगा जल की तरह ही लेना और उसका संरक्षण करना, खत्म नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फवारा चालू कर दिया और नीचे आराम से गाना गा रहे हो कि हम तो नंगे नहाएंगे यूं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। इसी अभियान को कहा जाता है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। समापन इसका हर बार 5 जून को होता है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस 5 से 5 जून को है, ठीक है। तो यह लगभग ये अभियान चलता है वो 10 दिन चलता है। इससे पहले 5 दिन पहले, 10 दिन पहले शुरू हो जाता है, मतलब 25 मई से ये अभियान शुरू होता है। 25 मई को इस विश्व पर्यावरण दिवस के 10 दिन पहले लगभग गंगा दशमी पड़ती है, तो उस समय से ये शुरू होता है। गंगा नदी की स्पेशली पूजा की जाती है, आरती की जाती है वगैरह, सब इसमें किया जाता है। कहां से शुरू होगा, तो व से आपके इसको ब पढ़ना है, और व को ब पढ़ोगे तो ये आपके जो आ जाएगा वो बीसलपुर आ जाएगा। तो ये जो अभियान शुरू होगा वो बीसलपुर से शुरू होगा, बीसलपुर आपके सवाई माधोपुर वाले से, ठीक है। और ग से आपके जो आ जाएगा वो आपके गायत्री वन आ जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, गायत्री वन है वो कोटा में इसका समापन हुआ है।
तो अगर आपके कहां से शुरू हुआ तो बीसलपुर बांध से शुरू हुआ, कहां पर समापन हुआ ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना इसमें, और ग से जो आता है वो गायत्री वन आता है, और गायत्री वन जो है वो आपके कोटा में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कौन सा विभाग करवा रहा है, तो जल संसाधन विभाग ही करवाएगा। वैसे शिक्षा विभाग ने भी करवाया, बहुत सारे फोटो खींच खींच के हमने भेजे कि हम जल संरक्षण कर रहे हैं, फवारे में नहीं नहा रहे, एक लोटा पानी ले रहे सर पर डाल रहे, फिर उसी आधे लोटे से पैर धो रहे, इतना तक करके दिया, और तो कितना करे। ठीक है, हाँ जल संरक्षण करोगे तो इसमें टाके वगैरह बनाने पड़ेंगे, टाके वगैरह बनाने पड़ेंगे हर घर पे, तो इतना फंडिंग कहां से आए, तो कहा गया कि भामाशाह ढूंढो, हमारा एक फिक्स काम है भामाशाह ढूंढो। ठीक है, अब भामाशाह कौन बनेगा, यहाँ वाले लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, सोना खरीदने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए ही नहीं है यार, सोना की कहां बात करूं मैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बाहर वालों से पैसे मांगने, बाहर वाला कौन भी, जो आपके विदेश में कमा रहा है, विदेश का कुवैत अमेरिका वगैरह कहीं पर कमा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक हमने नारा दिया, कर्म भूमि से मातृभूमि, मतलब जो भी बाहर कमा रहे हैं, कमा तो बहुत रहे हो सालों, कुछ भाग है वो अपने मातृभूमि के लिए तुम दान कर दो। ठीक है, और हर बूंद का संचयन, ये नारा याद रखना, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान से हर बूंद का संचयन, ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में नारा दिया। इसमें कई सारी आपके स्पेशली प्रतियोगिताएं वगैरह की गई थी। 26 मई को कोई भी काम होता था हम नाटक करने से स्टार्ट करते थे, नुक्कड़ नाटक किया, फिर नेक्स्ट आगे 27 मई को गौशालाओं में गायों की पूजा की है, इसके बाद वंदे गंगा जल सेवा जल ऊर्जा ऑडिट और ग्रीन बजट कार्यशाला की थी। ठीक है, 29 मई को सारे भी प्राचीन जल स्रोत कुएं वगैरह उनकी हमने सफाई की थी। 30 मई को ग्राम पंचायत स्तर पर जल चौपाल किया था, सारा नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है 5 जून को जब ये समापन किया उसी दिन जल गौरव सम्मान दिया गया है, तो ये आपके हो जाएगा। अगला जो है वो राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है। अब ये स्कीम क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, राजस्थान को ओलंपिक में पहुंचाना है, मतलब ये कोशिश करनी है कि राजस्थान के खिलाड़ी भी ओलंपिक में पहुंचे, और इसके लिए एक टारगेट लेकर काम करना है, कम से कम 10 खिलाड़ी तो हम ओलंपिक में बेच कर ही रहेंगे। ठीक है, ओलंपिक कब है, तो 2 साल बाद, ऐसा नहीं है 20-30 साल बाद है, 2028 का लिए ये कार्य योजना, ये कार्य योजना भी बहुत पहले स्टार्ट करनी चाहिए थी ताकि ठीक रहता। 2 साल में हम ऐसे खिलाड़ी तैयार कर देंगे, मतलब अल्लाह का जीन लाएंगे और उसको रगड़ेंगे, ऐसा लगता है मुझे तो। 2028 तक ये शुरू कब हुआ है, मई 2026 में शुरू हुआ है, और 2028 में हम ऐसे खिलाड़ी तैयार कर देंगे। अब कितने खिलाड़ी ऐसे तैयार करने हैं, तो हम कहा जा रहा है पूरे राजस्थान में 50 प्रतिभाशाली युवाओं को सेलेक्ट करेंगे, और उन 50 प्रतिभाशाली युवाओं को सुविधाएं क्या देंगे, हर महीने 25,000 रुपए का आउटकम बजट देंगे जेब खर्चे के लिए, ताकि उनको टेंशन नहीं दे कि टेम्पो चला के कमाना है, कि मुझे नेक्स्ट आगे ये आपके बाइक सर्विस करनी है, कि क्या करना है, रैपिडो वाला बनना है, कि ऐसी कुछ टेंशन नहीं रहे। ठीक है, सिर्फ उनको एक ही काम करना है, खेलना है, जो सरकार है वो आपके पैसा देगी। 50 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करना है। पात्रता क्या है, फॉर्म कौन भर सकता है, तो जो भी 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं वो सारे के सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, 26 में शुरू हुआ है, 26 से एक कम आपके स्पेशली होगा 25,000 रुपया मिलेगा, 25 का डबल होगा, वो 50 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करना है। ठीक है, 3 चीजें आपके हो जाती है। अब नेक्स्ट आगे ये चयन होकर जाएंगे कहां पर आपके, तो स्पेशली जयपुर में ट्रेनिंग करने के लिए राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेल के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो अगर पूछे राजस्थान ओलंपिक टारगेट पोडियम स्कीम में खिलाड़ियों के लिए राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया गया है, उत्कृष्ट केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो वो जयपुर में किया गया है, क्योंकि जयपुर में ही आपके इतनी आबादी वगैरह आ सकती है। नेक्स्ट आगे इन खिलाड़ियों के स्पेशली लेवल बनाए जाएंगे, ये तो 4 आपके 2 पॉइंट है। एक तो 14 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, और 20% सीटें हैं वो पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। पैरा खिलाड़ी का मतलब जिसके 2 पैर नहीं है, 2 हाथ नहीं है, मतलब कोई भी आपके दिव्यांग खिलाड़ी है वो सारे पैरा खिलाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो जिनके 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, 2 आता ही है, तो 2 मतलब 20% सीटें उनके लिए आरक्षित है। 4 प्रकार के टाइप होंगे इसमें, एक तो लेवल 1 के खिलाड़ी होंगे, लेवल 2 के खिलाड़ी होंगे, लेवल 3 खिलाड़ी होंगे, लेवल 4। लेवल 1 का मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेवल 2 का मतलब इससे कम कर रहे हैं, लेवल 3 इससे कम, लेवल 4 इससे कम। ये वैसे ही है जैसे ये चतुर्श्रेणी अधिकारी, 4th ग्रेड ऑफिसर, 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर, 1st ग्रेड टीचर, यूं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चतुर्श्रेणी अधिकारी उनको अप्रोक्सीमेट 10,000 के समथिंग तनख्वाह मिलेगी, तो यहाँ पर 10 लाख रुपया सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।
इसके बाद 5-5 का गैप है, तो यहाँ पर 15 लाख, यहाँ पर 20 लाख, यहाँ पर 25 लाख सुविधाओं के लिए खर्च किया जाएगा। तो आप क्या आएगा कि राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में लेवल 1 के लिए कितना खर्च है, तो 4 को 10,000 से तुलना करनी है। चौथे चतुर्थ श्रेणी ग्रेड अधिकारी है, मतलब आपके चपरासी उसकी तनख्वाह अराउंड प्रोबेशन में 10,000 होती है, तो इसकी लेवल 4 की 10 लाख होती है। ठीक है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख है। नेक्स्ट आगे। हाँ भाई, ये है क्या वो देख लीजिएगा। अगली जो स्कीम है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो स्कीम है, स्पेशली इसमें है क्या, तो पहली तो ये पूछेगा कि ये कौन से चरण की है। आपको अभी तो याद रह जाएगा लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा, तो कैसे याद रखना है, आपकी ये प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, अब प्रधानमंत्री के लिए है तो मोदी जी ने शुरू की होगी। मोदी जी ने क्यों शुरू की होगी, क्योंकि नेक्स्ट बार उन्हें वापस प्रधानमंत्री बनना है, वोट लेने। ठीक है, अब वोट लेने तो कौन सी टर्म का प्रधानमंत्री बनना है वो याद करिएगा। तो 3 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब उनको चौथी बार का प्रधानमंत्री बनना है। जब चौथी बार का प्रधानमंत्री बनना, चौथा चरण होगा, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये चौथा चरण है। स्पेशली आपके गांवों में इसमें सड़क बनानी है, ग्राम सड़क योजना, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको हैंडल करता है स्पेशली, और उसके प्रमुख है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान प्रमुख है, तो शी से ही आपके एक स्थान है सीहोर, उससे ये योजना शुरू की गई है। 2029 में प्रधानमंत्री बनता है, तो ये सड़कें कंप्लीट होनी चाहिए गांवों की, वो 2028 तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो 2028-29 के दौरान आपके सड़कों का नवीनीकरण करना है। ठीक है, लक्ष्य कितना है, तो लगभग 62,500 किलोमीटर सड़क है वो निर्माण किया जाएगा, ये कहा गया है। प्रधानमंत्री कितने साल के, लगभग 70 साल के, तो 70,125 करोड़ रुपए दे रहे, 70,000 करोड़ रुपए दे रहे, ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान को सर्वाधिक इसमें 1216 सड़कें मिली है। राजस्थान में वैसे सड़कें कम है, इसलिए इसमें मिली है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक बजट आवंटित हुआ है, ये भी ठीक है। एक शानदार चीज ये है कि राजस्थान सर्वाधिक सड़क लंबाई पूरी करने में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर नहीं है। अपन अक्सर बहुत टॉप लेवल के है ही नहीं। ठीक है, अपन रैंक में सेकंड नंबर ज्यादा आते हैं। तो ग्राम सड़क योजना में रोड 2 अक्षरों का आपके होता है, तो इस योजना में अपना जो स्थान है वो आपके दूसरा ही है। ये रोड 2 अक्षरों का है तो दूसरा स्थान है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे दूसरा, और एक बार और दूसरे स्थान पर होगा ये आपके गुणवत्ता नियंत्रण में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन दूध के धुले हुए, अपने यहाँ के ठेकेदार है वो दूध के धुले हुए, करप्शन करेंगे ही नहीं, जितने मानक तय है उतना ही डालेंगे, ऐसा नहीं है। पहले अपन जेब में डालेंगे, फिर नेक्स्ट आगे अगर कुछ बच गया तो सड़क में डालेंगे। ठीक है, तो उसमें भी हमारा जो नंबर आता है वो आपके दूसरा स्थान आता है, और वो तमिलनाडु के साथ है। तमिलनाडु वाले भी हमारे साथ आ गए साला, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी अपनी। लेकिन अब आ रहे हैं, ये भी अच्छी चीज है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा आप लोग कि क्या क्या है। वाइब्रेंट विलेज, विलेज का मतलब गांव, और गांवों को वाइब्रेंट मोड पर ले आना। वाइब्रेंट मोड पर ले आना है, उसका मतलब क्या है, तो भाई सारे गांवों को ये कोशिश करनी है कि ऐसे मोड पर चले आए कि डायरेक्टली आपके जो भी गांव में कंप्लीटली विकास है वो एकदम खतरनाक, वाह यूं कह दो ऐसा हो जाए। सड़कें ऐसी बन जाए जैसे अमेरिका के हाईवे हो, सारे घरों को पानी आ जाए नल कनेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट आगे वहां पर चिकित्सालय ऐसे बन जाए कि एम्स हॉस्पिटल हो, स्कूल तो इंटरनेशनल लेवल की बन जाए, इंटरनेशनल स्कूल ही बन जाए। नेक्स्ट आगे सारे डिजिटल कलाकार बन जाए, ऐसा हम गांव बनाएंगे। अब ऐसे गांव अपने कहां पर नहीं है, तो पूरे राजस्थान में हर जगह है। ठीक है, अपना गांव भी ऐसा ही है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन दिक्कत है कि जो भी आपके सीमावर्ती गांव है, सीमा पर गांव है, वो ऐसे नहीं है। वो हमने ऐसे क्यों नहीं बनाए, भी सारे पूरे राजस्थान में बना दिए, पूरे दूसरी जगह पर बना दिए, सीमावर्ती गांव क्यों नहीं बनाए, तो उसका कारण है हमें टेंशन रहती थी कि कहीं पाकिस्तान हमारा विकास देखकर हम पर आक्रमण नहीं कर दे। ठीक है, तो उसको भी लगे कि वो डिप्रेशन में चला जाता है बेचारा कि यार इंडिया ने इतना विकास कर दिया, हमने किया ही नहीं, सालों को आक्रमण करके तोड़ दो। ठीक है, तो हमने उसको डिप्रेशन से बचाने के लिए क्या किया कि उनको कहा कि भाई तुम्हारे वहां पर ऐसा है, ऐसा कैसा हमारे यहाँ पर है, और हमने यहाँ पर सीमावर्ती गांवों में विकास ही नहीं किया। अब जब विकास ही नहीं किया है तो अब हमारी नींद खुली है, तो हम वहां पर विकास करेंगे, पाकिस्तान को ब्रह्मोस से निपटा देंगे। बाकी इतने दिन हमारे पास ब्रह्मोस थी नहीं, ऐसा लगता है। ठीक, तो कहा जाता है कि ब्रह्मोस से निपटा देंगे, इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया है।
अब ये किसके लिए है? तो सीमावर्ती गांवों के लिए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा असम के नाथनपुर गांव से शुरू किया गया और 2028-29 तक 6000 करोड़ मतलब 7000 करोड़ अप्रोक्सीमेट रुपए दिए गए और कहा गया कि हम पूरे आपके इन गांवों का, सीमावर्ती गांवों का विकास कर देंगे। तो देखो सीमावर्ती जो आता है से आपके 7000 करोड़ लगभग रुपया दिया। 15 राज्य जो भी सीमावर्ती है उन सबको ये मिलेगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी मिलेगा। इसमें टोटल 1954 गांव आएंगे। अपने राजस्थान के कौन कौन से? तो श्री गंगानगर है इधर से, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जिनमें ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया। पहला है वो आपके श्री गंगानगर है, नेक्स्ट आगे जो दूसरा है वो आपके बीकानेर है, जो तीसरा है वो आपके फलोदी है, जो चौथा है वो आपके स्पेशली जैसलमेर है और जो पांचवा है वो आपके बाड़मेर है। इन 5 जिलों के कुछ गांव दिए गए, उनमें लाया गया। लगभग टोटल गांव कितने राजस्थान के, ये याद रखना बा, 184 गांव है। ठीक है, अपने ये 84 का तो मतलब भी बहुत ज्यादा है। 84 योनिया है, नेक्स्ट आगे 84 परिक्रमाएं हैं, 84 सिद्ध स्थल है और यहाँ पर 84 गांव है जिनका हमने विकास ही नहीं किया। टोटल 184 गांव है। अब नेक्स्ट आगे 84 चौकले है, ये 84 हर जगह आता ही है। तो 184 गांव है और इन 184 गांव में से श्री गंगानगर सी से आपके 68 आता है, उतने गांव तो यहाँ के। बीकानेर है आपके 4 अक्षरों का है तो 48 है लगभग, ठीक है, या 46 है, सॉरी, 4 और 6 2 का ही गैप है लगभग, इनमें भी 2 का ही गैप है। जो आपके नेक्स्ट आगे बाड़मेर है, ब वाला ही, उसमें इससे कम है थोड़े, 38 है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसलमेर में 30 है और फलोदी में 4 गांव है मात्र। तो जो आपके सबसे कम गांव है वो फलोदी में, सबसे ज्यादा गांव लिए गए वो आपके श्री गंगानगर में लिए गए। इसको एक्स्ट्रा उतार दीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भाई, एक और योजना जिसको इंपॉर्टेंट योजना स्वयं सिद्धा आश्रम योजना कहते हैं। स्वयं सिद्धा का मतलब होता है जो खुद ही सिद्ध है, आपके जो खुद ही सिद्ध है। इसका मतलब क्या है? तो सिद्ध पुरुष बनने की कगार पर है। सिद्ध पुरुष कौन बनेगा? जो तपस्या करेगा। तपस्या कौन करेगा? जो खाली बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है, ठीक है। खाली कौन बैठा हुआ है? तो स्पेशली जो बूढ़ा वगैरह है अपने घर में, तो जो भी बूढ़े लोग हैं उनके लिए एक योजना लाई गई है जिसको स्वयं सिद्ध आश्रम योजना कहते हैं। इसमें है क्या? तो स्पेशली उनको घर वाले रखते नहीं है, खाली बैठे हुए यूं करके। कुछ जगह पर स्पेशली गलती होती है, बच्चों की गलती होती है, तो वो रखते नहीं है। तो सरकार कह रही है कि उनका सरकार पालन पोषण करेगी। हर संभाग पर आपके स्पेशली एक आश्रम खोला जाएगा, हर संभाग स्तर पर, जिसमें 50-50 की क्षमता के आश्रम की घोषणा हुई थी, ठीक है, 2024-25 में। अब कह रहे हैं कि वो आश्रम पूरी तरह से भर गए, तो इसलिए लगभग कुछ जिला मुख्यालयों पर भी आश्रम खोले जा रहे हैं और 10 और जिले इसमें शामिल किए गए। 10 और जिले है कौन कौन से? तो अपन बूढ़ों को रख रहे हैं। तो एक तो बुड्ढे है, तो ये बुड्ढा यूं लिखो। तो एक तो ब नाम वाले जिले, ब नाम वाले जिले कौन सा है? तो जैसे ब्यावर है स्पेशली, बूंदी है स्पेशली, नेक्स्ट आगे भरतपुर तो संभाग आ जाएगा आपके, बालोतरा है स्पेशली। ये सारे ब नाम वाले जितने जिले उतने हैं। ड नाम वाले जिले कौन से है? तो आपके डूंगरपुर है स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट आगे डीडवाना कुचामन है। ऐसे ड नाम वाले जितने जिले आते हैं उतने हैं। एक सलुम्बर स नाम वाले और है, ध्यान रख लीजिएगा, सलुम्बर है। नेक्स्ट आगे सीकर है। एक आपके कोटपुतली, ये बुड्ढा किसका है यूं याद रखोगे तो ये जिले याद रह जाएंगे, बुड्ढा किसका है, ठीक है। तो ये स नाम वाले हो गए, ये क नाम वाले हो गए। तो कोटपुतली है। एक खैरथल है, उसको भी क नाम से ऐड कर दीजिएगा आपके। तो ये इस तरह से आपके कंप्लीटली जिले आ जाते हैं। हाँ, वो आपके इसमें आ जाते हैं और इसी में आपके स्वयं सिद्ध आश्रम खोले गए जो कि आपके बूढ़े लोगों के लिए या बुजुर्ग लोगों के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। इनको 3250 रुपए मेंस भत्ता मिलेगा। मेंस भत्ता का मतलब इनके खर्चे के लिए रुपया मिलेगा और हर 5 वर्ष में 10,000 रुपए का अनावर्तक व्यय मिलेगा, मतलब कपड़े वगैरह खरीदने के लिए व्यय मिलेगा। इनकी एज आपको याद रखनी है कि बूढ़े कौन कौन से लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है, लेकिन 60 वर्ष तक बच्चे झेलते नहीं है। वो कहते हैं कि वैसे भी अब तो टाइम हो गया, पहले ही चले जाओ। तो महिला के लिए ये आयु रखी गई है वो 55 वर्ष रखी गई है और पुरुष के लिए आयु रखी गई है वो 58 वर्ष रखी गई है। तो इसमें 60 वर्ष के लोग आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। 58 वर्ष पुरुष है, साला पुरुष है वो हर जगह मात खाता है, चाहे शादी करनी हो तो भी 21 वर्ष है, ठीक है। वृद्धाश्रम में जाना हो तो भी 3 साल और इंतजार करना, 58 वर्ष है। महिलाएं हर जगह फायदे में रहती है।
आपके स्पेशली वोट देना हो तो भी 18 वर्ष है, अगर सॉरी शादी करनी हो तो भी 18 वर्ष है, और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि आपके आश्रम में जाना हो तो भी 55 वर्ष है। तो 3 सालों का इनमें दोनों जगह गैप है। ये 8 है तो यहाँ पर 8 याद रखना है, तो दोनों सेट हो जाएंगे, नहीं तो ये सेट नहीं होंगे। और ये कौन कौन से जिले, 7 संभाग है, ये अजमेर संभाग है, भरतपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है, नेक्स्ट आगे जयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, ये ऐसे 7 संभाग है। बाकी मैंने बूढ़ा किसका है ये ट्रिक लिखवाई, तो उससे आपको याद कर लेना कि ये स्पेशली कौन कौन से थे। ये सारे कोटा संभाग है, एक फलोदी और है, ठीक है, बाकी उदयपुर संभाग है। अगला है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026। इसमें है क्या स्पेशली वो देख लीजिएगा। 2028-29 तक राज्य की जीडीपी को इतना पहुंचाना, ये तो लगभग 2 साल पहले से घोषित हो चुका है। 2024 से कहा गया कि हम इतना पहुंचा देंगे 350 बिलियन। ये बार बार प्रश्न भी आ रहा है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत राजस्थान की 2029 तक की अर्थव्यवस्था कितनी पहुंचानी है, 350 बिलियन, या फिर ये पूछता है 350 बिलियन कब तक अर्थव्यवस्था पहुंचानी है, तो 29 तक पहुंचानी है। भाई पहुंचाएंगे कैसे, तो स्पेशली इंडस्ट्रियल हब स्थापित करेंगे, टैलेंट इकोनॉमी को बनाएंगे, और 4G ग्रीन ग्रोथ, गवर्नेंस ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो आपके ये 4 पॉइंट है, ग्रीन ग्रोथ, गवर्नेंस ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूरे विश्व से अपन स्पेशली लोगों को बुलाएंगे, ग्रोथ ऊंचाई पर ध्यान देंगे स्पेशली, या ग्रोथ करने पर ध्यान देंगे, गवर्नेंस लोगों को परेशान नहीं करेंगे, और ग्रीन ग्रोथ पर्यावरण को ध्यान में रख करते हुए विकास करेंगे। इसी को कहा जाता है 4G मंत्र कहा जाता है। टॉप फोकस सेक्टर कौन से जिसमें अपन को बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है, तो अभी हाईएस्ट कंप्यूटर चल रहे हैं, तो आपके एक तो सेमीकंडक्टर है जिसमें अपन को हाईएस्ट पैसा मिल सकता है, डेटा सेंटर स्थापित कर सकते हैं अपन, ठीक है, कंपनियों को बुलाकर, क्योंकि रेल तो अपन बहुत बनाते हैं, तो वो कहीं कहीं स्टोरेज रखने के लिए डेटा सेंटर चाहिए। एरो स्पेस, ये आपके माइक वगैरह बना दे, स्पेशल बना दे, तो ऐसे डिफेंस, ये ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह बना दे और फिर पाकिस्तान के दुश्मनों को बेचते रहे। जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बना दे और उसमें अपने वो बना दे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का मतलब ये कॉल सेंटर बना दे अपन, ठीक है, मानव बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, तो वो कॉल सेंटर में काम करेंगे और ये अच्छा हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारा है वो इसमें। एक और नीति लाई गई है, इसी नीति के अंतर्गत आपके स्पेशली ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के अंतर्गत ही एक पॉइंट और लगाया गया, हम इसके लिए इंडस्ट्रियल पार्क नीति लाएंगे, और कहा जाता है 4 प्रकार के इसमें मॉडल स्थापित करेंगे। 4 प्रकार के मॉडल कौन से होंगे स्पेशली, तो आपके एक तो निजी, हाइब्रिड और पीपीपी मॉडल पर विकास करेंगे, मतलब पार्क बनाएंगे। पार्क का मतलब घूमने फिरने वाले नहीं, जिसमें फिसल पट्टी होगी, सर देकर लड़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, अपन वो पार्क बनाएंगे जिसमें इंडस्ट्री अलग सकती है। तो इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करेंगे, इनके 4 मॉडल बनाएंगे। एक तो निजी क्षेत्र में आप विकसित कर सकते हो जो कि 100% निजी होगा, एक हाइब्रिड जमीन साझा होगी, गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, एक पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होगा, इस तरह से होगी। इसमें कोई भी पार्क बनाना है तो न्यूनतम जमीन कितनी होगी, भाई 50 एकड़ होगी, तो ही आपके ये स्पेशली लग सकता है, ठीक है, और कम से कम वहां पर 10 यूनिट स्थापित हो, ऐसा जरूरी है, तो ही पार्क होगा। इसमें सारा सारा आधे से ज्यादा पैसा है वो सरकार देगी, या फिर आपके स्पेशली सरकार है वो बहुत ज्यादा आपको प्रोत्साहन राशि देगी, ठीक है, सब्सिडी बहुत ज्यादा देगी, कैश सब्सिडी देगी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और लगभग 40 करोड़ की मदद करेगी। तो 4 अक्षर आते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा, ये जो मदद है गवर्नमेंट कर रही है वो 40 करोड़ की कर रही है, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, कॉमन ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, और अगर इसको कोई भी बनाएगा तो उस पर 50% खर्च वापसी होगी, मतलब 50% फिर सब्सिडी दी गई। तो एक तो कैश सब्सिडी 40 करोड़ रुपए तक है पार्क बनाने के लिए, और कितना है तो 50 एकड़ तो जमीन होनी चाहिए, और 50% कॉमन ट्रीटमेंट प्लान के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए फिर सब्सिडी मिल रही है, बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। बिजनेस में आसानी के लिए सिंगल विंडो होगी, लाइसेंस बार बार रिन्यूअल खत्म होगा, ये सारी चीजें ये अपने काम की नहीं है। राजस्थान औद्योगिक विकास के लिए कर क्या क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान औद्योगिक विकास अच्छा हो राजस्थान में, इसलिए यहाँ पर कंपनियां डलवा रहा है। कौन कौन सी कंपनियां अभी हाल ही में डाली गई है, एक तो डालमिया सीमेंट संयंत्र, मतलब डालमिया सीमेंट कारखाना डाला गया, और एक जेके सीमेंट लिमिटेड द्वारा डाला गया। जो डालमिया सीमेंट कंपनी डाली गई है वो नई कंपनी डाली गई है रामगढ़ जैसलमेर में, तो ये ध्यान रखना है, डालमिया सीमेंट कंपनी। अभी तक आप जो चैतक चित्तौड़ में है, लाफार्ज चित्तौड़ में है, ऐसे याद रखते थे। श्री राम आपके स्पेशली ब्यावर में है, ठीक है,
ऐसी कंपनियां याद रखते थे। अब जो याद रखनी है वो एक और याद रखनी है जिसको कहा जाता है डालमिया सीमेंट कंपनी। बिनानी है, वो पिंडवाड़ा में है। तो इसी तरह एक और सीमेंट कंपनी है जिसको डालमिया कंपनी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये डर शब्द से याद रखना है, डालमिया सीमेंट कंपनी र से रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित की गई है। इसमें लगभग 820 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, इसका कोई मतलब नहीं है। जेके सीमेंट कंपनी एक और कंपनी है जिसको आपके स्पेशल जैसलमेर के विभिन्न गांवों से स्थापित किया जाएगा। सैला, मोकला, हरचंदा, राम की ढाणी, खीवर, सरपारेरा और ग्रामभट्टी लपड़ों में औद्योगिक कार्यों रेलवे लाइन के लिए इतनी भूमि दी गई है। तो एक और है जैक के, ये भी जैसलमेर में स्थापित की जा रही है। डालमिया है, वो भी आपके जैसलमेर में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट आगे भाई, हाँ ये भी ध्यान रखना है। एक और है अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं। और राजस्थान में कौन कौन सी अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, कहां कहां पर स्थापित की गई है, उनके लिए गांव कौन कौन से सम्मिलित किए गए। अक्षय ऊर्जा का मतलब आपके होता है जो कभी नष्ट नहीं हो ऐसी ऊर्जा, अधिकांश आती है उसमें सौर ऊर्जा ही आती है। और सौर ऊर्जा के लिए स्पेशली एक तो जैसलमेर, बाड़मेर, मतलब आपका रेगिस्तान है वो ही उपयुक्त है, अपने यहाँ पर उपयुक्त नहीं है जमीन, तो वहीं पर सोलर प्लेटें लगाई जा सकती है। तो एक तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में आपके कुछ गांव लिए गए। इसमें से बाड़मेर है, ध्यान रख लीजिएगा, उसमें एक गांव है जिसको कहा जाता है गुंगेरिया। तो बाड़मेर का गांव है, बाघ से याद रह जाएगा, आपके बाड़मेर का गांव है उसको गुनगेरिया गांव कहते हैं, ठीक है। एक गांव खत्म हो गया। करणी माता का मंदिर है वो आपके स्पेशली बीकानेर में ही है। तो बीकानेर में करणीसर पंडित आई, और करणी माता थी उसको बूढ़ी माता भी कहते हैं, डाडली माता भी कहते हैं, तो वो बरडो, बूढ़ो यूं याद रख लीजिएगा। तो करणीसर पंडित आई और बरडो नामक गांव है वो बीकानेर में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे धोलिया गांव, बासड़ा गांव और मगरा गांव, बाकी जो भी गांव आएंगे आपके अक्षय ऊर्जा के लिए वो जैसलमेर में ही आएंगे। तो दो याद रखने हैं, बाघ से और ये करणी माता बुढ़ी हो गई थी यूं, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रह जाएगी। हाँ, अगला क्या है वो देख लीजिएगा। आपके राजस्थान को पहला सेमीकंडक्टर प्लांट मिला है। ये सेमीकंडक्टर कहलाता क्या है, तो आपके जो भी चिप बनी होती है, जैसे मेमोरी कार्ड बना होता है, नेक्स्ट आगे सिम बनी होती है, इस ये सारे सेमीकंडक्टर में आते हैं। ये सारी चिप बनाने वाली जो कंपनियां होती है वो सेमीकंडक्टर कंपनियां कहलाती है, ठीक है। तो राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, अभी तक राजस्थान में ऐसी चीजें मेमोरी वगैरह कहीं नहीं बनती थी। आपके स्पेशली स्थापित क्या कहां किया गया, खुशखेड़ा भिवाड़ी। और ये स्पेशली आता कहां पर है, तो आपके इस जिले में अलवर में आता है, ठीक है। तो सलालपुरा नामक एक गांव है, सेमी कंडक्टर है, स से सलालपुरा गांव है, याद रह जाएगा आसानी से, इसको स से ही याद रखना है। सेमी कंडक्टर प्लांट है वो सलालपुरा में। जब भी आपको मेमोरी वगैरह मिल जाती है तो अपन खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो वो खुश खेड़ा नामक गांव है, भिवाड़िया अलवर है, वहां पर स्थापित किया गया। किसने स्थापित करवाया, तो आपके स्पेशली उन्होंने उद्घाटन किया है, आपके इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है। रेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। सेमीकंडक्टर है, प्लांट का नेतृत्व सहसा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, ये भी स पर ही है, सहसा सेमीकंडक्टर्स, सलालपुरा में स्थापित है। ये सारे स पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यह भारत का पहला स्मॉल एंड मीडियम नेतृत्व वाला सेमीकंडक्टर प्लांट है। मेटी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना के तहत विकसित है। ये तो सब ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे, लगभग सेमीकंडक्टर कोई भी प्लांट होता है तो उस पर 150 करोड़ रुपया व्यय होता ही है न्यूनतम। तो लगभग ये 150 करोड़ रुपए से आपके स्पेशली ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वैसे मेमोरी देखोगे तो 1.5 GB, फिर नेक्स्ट आगे आएगी वो 2 GB, फिर नेक्स्ट आगे आएगी वो 3 GB, इस तरह मेमोरी होती है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके डेटा होता है वो भी ऐसे ही मिलता है, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB, इतना डेटा मिलता है। तो 1.5 GB का मतलब यही होता है कि 150 करोड़ से अधिक का ये प्लांट लगेगा। और माइक्रो SD आपकी ये स्पेशली मेमोरी बनेगी, फ्लैश स्टोरेज जैसे LED ड्राइवर, ये सारी RFID उत्पाद। RFID उत्पाद का मतलब ये जो कारों के आगे बार स्टिकर लगे होते हैं टोल टैक्स काटने के लिए, वो सारे RFID उत्पाद कहलाता है। RFID टेक्निक पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो वो सारे बनाए जाएंगे, वो यहीं पर बनाए जाएंगे। और इसमें 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स स्थापित होगी, ये तो आपको याद नहीं रखना है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया। इसमें एक पॉइंट और है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी यहां पर बनाया गया। 50.3 करोड़ एकड़ जमीन पर 46.09 करोड़ की परियोजना लागत से विकसित है। विकास मेसर्स एल्सिना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित है। ये कुछ पूछे ऐसा है नहीं।
भिवाड़ी में 61 करोड़ रुपए के 34 एमएलडी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया। ये भी नहीं आएगा, कितने किए गए ये कोई पूछता नहीं है, ठीक है। अपने तो आगे बढ़ते हैं उसमें से, ये इंपॉर्टेंट है आपके। ये है क्या, एक जिला एक उत्पाद नीति अभी आपके राजस्थान में चल रही है, और उसमें कहा जाता है एक उत्पाद को आपके फिक्स किया जा रहा है कि इस जिले में ये उत्पादन होगा, इस जिले में ये उत्पादन होगा, एक इस जिले में ये उत्पादन होगा। और कहा जाता है मुख्य सचिव वी श्रीनिवास है, सचिव है वो श्रीनिवास है की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में जुड़ी उच्च स्तरीय समिति द्वारा आपके कुछ जिले हैं उसमें एक एक आपके उत्पाद को प्रमुखता देने के लिए बजट जारी किया गया। बजट 18-19 करोड़ रुपया जारी किया गया, 18.19 करोड़ रुपया जारी किया गया, ठीक है। अब जिले कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में पक्का छपेगा आपके 100%, जिसमें से एक जिला दौसा है, फिर चूरू है, फिर डोडीवाना कुचामन है, फिर फलोदी है और फिर बालोतरा है। तो इनमें एक जिला एक उत्पाद के तहत कौन कौन से उत्पाद है याद कैसे रहोगे, तो सबसे पहले दौसा, ठीक है। आप हर जगह जाते हो तो यही पूछते हो कि हमें क्या दोगे, मतलब मान लो होटल में चले गए तो भी यही पूछोगे क्या क्या फैसिलिटी होगी, लाइब्रेरी में चले गए तो भी यही पूछोगे क्या क्या फैसिलिटी होगी। तो सबसे पहले क्या दोगे यूं हम पूछते हैं, तो क्या दोगे यहाँ पर यही है, फैसिलिटेशन सेंटर है कि क्या फैसिलिटी हमको मिलेगी। तो दौसा आराम से याद रह जाएगा, क्या दोगे से टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा ओडीओपी के अंतर्गत, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा दौसा में कौन सा सेंटर स्थापित किया गया या एक जिला एक उत्पाद के तहत क्या स्थापित किया गया, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर। ये चूरा करना है, बाटी का चूरा करना। चूरा कैसे करोगे, पहले काटोगे, तो कहा जाता है कटिंग एवं सीजनिंग सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। तो चूरों में चूरा करना है, इससे कटिंग एवं सीजनिंग केंद्र है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका जो ठामड़े बर्तन धोने होता है उसमें बिल्कुल बारीक कटिंग की जाती है, तो बारीक कटिंग को कहा जाता है सीएनसी कटिंग, ठीक है। जो कूचा लोहे वाला कूचा होता है आपके ध्यान रख लीजिएगा, तार वाला कूचा, इसमें कटिंग की जाती है, तो कूचे से कटिंग है और वो सीएनसी मशीन कटिंग है, ध्यान रख लीजिएगा, सीएनसी कटिंग है जो लोहे में करती है, ठीक है। फल है वो अच्छा क्लाइमेट मिलेगा तो ही होंगे, तो यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है फलों को रखने के लिए, तो फलोदी में क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जहां पर फल खराब नहीं हो। बालोतरा में आपके स्पेशली बालों पर सूट कौन सा करेगा ऐसे कपड़े बनाए जाएंगे और उसको कहा जाता है टेक्सटाइल, ठीक है। तो टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी सेंटर जो स्थापित किए जाएंगे वो आपके बालोतरा में किए जाएंगे। तो आपके 5 क्षेत्र हो जाते हैं, दौसा में 2 फैसिलिटी, 2 चूरू में चूरा करना है, कटिंग करनी है, नेक्स्ट आगे कुचामन में कुचा बनाना है लोहे वाला, वो सीएनसी कटिंग वाला बनाना है, नेक्स्ट आगे फलोदी में फल है उनको वेयर हाउसिंग सेंटर में रखना है क्लाइमेट कंट्रोल में, और मालोत्रा में बालों पर सूट करे ऐसा सूट पहनना है, ठीक है। तो टेक्सटाइल आपकी इंडस्ट्री बनेगी वो यहीं पर बनेगी। हाँ, लगभग इसमें से हाईएस्ट पैसा लगा है वो कुचामन वाले में लगा है, सीएनसी कटिंग सेंटर में, आपके ध्यान रख लीजिएगा, ये डीडवाना कुचामन और वहां पर है वो सीएनसी कटिंग है, 5.5 करोड़ रुपया लगभग दिया है। सीएनसी कटिंग वाले में ज्यादा ही लगता है, इसके बाद 5 करोड़ रुपया लास्ट में आपके ये कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए वर्गीकृत किया गया है। सबसे कम पैसा वर्गीकृत किया गया है वो इसमें है आपके स्पेशली 2.35 करोड़, ये कौन सा था, फलोदी, फल वाले में। फल वाले में वैसे भी कृषि में इतना पैसा दिया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो 2.35 करोड़ है, बाकी इसका 3.30 करोड़ है, इसका 2.5 करोड़ है, ये सब ठीक ठीक पॉइंट्स है, थोड़े थोड़े से ध्यान रख लीजिएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन सा है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना। अब ये है क्या, तो आरआरटीएस सार्वजनिक परिवहन का एक अत्याधुनिक मॉडल है जिसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हाँ, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, ये जो आपके रोडवेज वगैरह गाड़ियां होती है या फिर मेट्रो ट्रेनें होती है या फिर ट्रेनें होती है, इसमें जो आपके ये सीट बुक करते हैं तो वो जो सिस्टम है वो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहलाता है। रैपिड का मतलब तेज गति से आपको कन्वर्ट कर दे, सीट उपलब्ध करवा दे, ठीक है। और इसमें सारा चीजें जोड़ी जाएगी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, मतलब अपने क्या राजस्थान की अभी रोडवेज है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर राजस्थान की रोडवेज गुजरात में जाती है तो गुजरात के बुकिंग सेंटर पर स्पेशली बुक नहीं होती है गाड़ी, ठीक है, वो कंडक्टर से ही टिकट लेनी पड़ी है। तो अब सारे राज्यों की जो भी रोडवेज है उनको जोड़ दिया गया इससे। इसमें क्या होगा कि हरियाणा वाला है वो भी राजस्थान रोडवेज की टिकट ले सकता है, ठीक है, ये किया गया। कहीं से भी कोई भी ऑपरेट कर रहा हो तो वो आपके सारे जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर, एक राजस्थान में ट्रेन चल रही है जिसका नाम है नमो भारत रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
और इस नमो भारत रेल कॉरिडोर में कई सारे स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, ये सारे जोड़े जा रहे हैं। इसमें राजस्थान का जो क्षेत्र स्थित है वो अलवर क्षेत्र स्थित है। तो एक तो प्रश्न पूछेगा कि नवो भारत रेल कॉरिडोर राजस्थान के कौन से स्थान से गुजरेगा, तो अलवर से गुजरेगा। इसमें टोटल आपके राजस्थान में इस वैसे इसका नेटवर्क है उसमें टोटल 196 किलोमीटर है और 22 मुख्य स्टेशन है। इसमें राजस्थान में 6 स्टेशन है, ये ध्यान रखना है। और राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई पूछ ले तो 91 किलोमीटर है। तो आपके नमो भारत रेल कॉरिडोर न से ही आपके 91 किलोमीटर या 90 किलोमीटर के आसपास है। और इसमें टोटल स्टेशन कितने हैं आपके, तो 6 स्टेशन है या 6 स्टेशन है, ठीक है। तो ये स्टेशन तो 6 है, SIX, ये दोनों सस है। न से नमो भारत रेल कॉरिडोर है, इसलिए 90 किलोमीटर लगभग है वो इसकी लंबाई है राजस्थान में, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। जो भी नमो भारत रेल कॉरिडोर पर आपकी ट्रेन चलेगी वो लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी और ये इंटर ऑपरेटेबल होंगे। इस पर जो ट्रेनें आएगी वो दिल्ली के सरायखाले खा स्टेशन पर जुड़ेंगे। भिवाड़ी, निमराना से शाहजहांपुर, निमराना, बहरौड़ का औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित है। ये कोई इतना वो नहीं है। मेगा जिंक पार्क, राजस्थान में पहली बार जिंक पार्क बनाया गया है। कौन से आपको याद रखना है, कांखला, ये कांखला यूं लिखा है। तो कहां पर स्थापित होगा, कांखला भीलवाड़ा में स्थापित होगा। लगभग जिंक पार्क है, जस्ते का पार्क है, तो 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक समूह है जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा, प्राइवेट ग्रुप, वेदांता समूह कहते हैं। और इसने कहा जाता है 2024 के दौरान MOU किया था। उत्तर भारत का पहला ये जिंक पार्क है और इसमें जिंक वैल्यू मतलब जिंक की वैल्यू बढ़ाने वाली कंपनी है। जिंक को साफ सफाई करना, जिंक से खनिज बनाना, ऐसी सारी कंपनियां हैं वो इसमें जुड़ेगी। तो मेगा जिंक पार्क का से कांखला और भीलवाड़ा में है, इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्या भाई, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बालोतरा। ये सिवाना है वो अब बालोतरा में आ गया, पहले ये बाड़मेर में आता था। बाड़मेर से ये जिला अलग हो गया, वो बालोतरा अलग हो गया। तो वहीं पर आपके एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है जिसको कहा जाता है सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। अब वहां पर है क्या, तो आपके एक अर्थ मटेरियल होता है जिसको कहा जाता है रेयर अर्थ मटेरियल। रेयर अर्थ मटेरियल है कौन सा, तो स्पेशली ये जो आपकी चिप वगैरह बनती है। चिप का मतलब आपके ये जैसे एलईडी है, तो इस एलईडी की जो चिप वगैरह बनेगी वो यहीं से बनेगी, रेयर अर्थ मटेरियल से बनती है। और वो जो मिल रहा है वेस्टर्न राजस्थान में मिल रहा है, स्पेशली बालोतरा में मिल रहा है, वो इसके आसपास मिल रहा है, सिवाना के आसपास, ठीक है। तो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब रेयर अर्थ मटेरियल की खोज के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया। उसी के आसपास आपको ढूंढना रेयर अर्थ मटेरियल। दुर्लभ खनिजों के भंडार की पहचान, लगभग 750 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ज्वालामुखी कुंड फैला हुआ है जिसमें से आपको नियोबियम, जिरकोनियम, हाफेनियम तथा क्रिटिकल रेयर मेटल्स मिलेंगे। सिलिकॉन वगैरह भी मिलने के चांस रहते हैं। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स ये हवाई जहाज वगैरह जो भी कंप्यूटर से चीजें चलती है, इलेक्ट्रिक कार चले, मिसाइल टेक्निक चले, रोबोटिक्स चले, रोबोट चले, ये सारे वहां पर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसका एक्सीलेशन सेंटर स्थापित किया गया। एक्सीलेशन सेंटर का मतलब उत्कृष्ट केंद्र, जहां पर इसकी धुनाई वगैरह होगी, जो भी रेयर अर्थ मिनरल मिलेगा उसको साफ किया जाएगा। साफ वहीं पर किया जाएगा जहां पर पानी अधिक है, और पानी अपन उदयपुर जिलों का शहर कहते हैं, वहां पर अधिक है। तो रेयर अर्थ मिनरल से संबंधित एक्सीलेशन सेंटर है वो एक्सीलेशन सेंटर है वो जयपुर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर बार आएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। कुसुम का मतलब होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ठीक है। किसानों का जो भी काम होता है वो कुएं से होता है। तो कुएं पर अगर बिजली सप्लाई के लिए सोलर प्लेटें लगाई जाती है तो वो आपके कुएं पर लगाई जाएगी। जो कुएं पर हाईएस्ट लेवल की यानी हाईएस्ट भंडारण की सोलर प्लेट, स्टोरेज की सोलर प्लेट लगाई गई है, वो इस गांव में लगाई गई है जिसको कहा जाता है डेकला गांव। ये डेकला गांव आता कहां पर है, आपके जयपुर में आता है, ठीक है। तो कुसुम भंडारण का, कुसुम ऊर्जा के लिए भंडारण का सबसे बड़ा स्टोरेज पार्क बनाया गया, वो डेकला गांव जयपुर में बनाया गया प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। यहाँ पर इसकी क्षमता 4.9 मेगावाट और प्रतिदिन औसतन 25,000 यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो लगभग ये 5 मेगावाट है, 5 × 5 करोगे 25,000 यूनिट बिजली है। 5 मेगावाट में 25,000 बिजली है, यूनिट बिजली है। और इसके लिए 24 बीघा भूमि है वो आवंटित की गई है। अच्छा हुआ यहाँ पर नहीं आया, अपने तो पूरे गांव की 24 बीघा जमीन नहीं है साला। जैसलमेर में यूएई का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। अभी मोदी जी वहां पर गए थे, शेख से गले भी मिले। जैसे ही शेख से गले मिले तो भारत के सारे मुसलमानों ने कहा कि हम गरीब है इसलिए नहीं मिलते।
अगर अमीर मुसलमान भी है तो मोदी जी पहले जाकर गले मिलेंगे यूं। फिर कहा जाता है कि मोदी जी गांटते नहीं है ज्यादा, भारत के मुसलमानों को बिल्कुल नहीं गांटते, कहा कि तुम रोते रहो ऐसे कैसे, ठीक है, हम मिलते रहेंगे, पैसे जहां से मिल रहे वहां से लाते रहेंगे। तो वहां से कहा जाता है कि यूएई वालों के पास गए, और यूएई वालों के पास गए तो बोले कि यार वल अल्लाह वल्लाह, बहुत गर्मी पड़ती है तुम्हारे यहाँ पर। उन्होंने कभी कहा बहुत गर्मी पड़ती है, तो तुम्हारे पास पैसा बहुत है, पेड़ लगाओ तुम। उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं है। अरे मतलब हमको पैसे दो और हम पेड़ लगाएंगे। ठीक, तो कितना पैसा लगेगा? अब मोदी जी मांगने में तो माहिर है, स्पेशली पूरे भारत में या विश्व में कहीं भी हो। उन्होंने कहा कि हम 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे तो बहुत ज्यादा कहा है, ठीक है, पूरे भारत में, लेकिन राजस्थान के लिए कहा 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। यूएई में 3 अक्षर है, कहा गया 3 लाख करोड़ रुपए मोदी जी लाए हैं, और वो स्पेशली ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए लाए कि हम वृक्ष वगैरह लगाएंगे, राजस्थान में वृक्ष लगाएंगे तो धीरे धीरे वृक्ष बड़े होंगे, वृक्ष से आपके स्पेशली गर्मी वहां पर कम होगी, और धीरे धीरे ठंडी हवा होगी वो तुम्हारे इधर बहकर आएगी, और तुम्हें यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। कितना बड़ा बेवकूफ बनाया। निवेश कंपनी है मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, और 60,000 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा उत्पन्न हो, इतना स्पेशली ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किया है। कहा गया कि यहाँ पर सोलर प्लेटें लगेगी, तो ये जैसलमेर में ही लगेगी आपके, स्पेशली पहले भी आया था जैसलमेर में ही अक्षय ऊर्जा के लिए, ठीक है, बहुत सारे गांव दिए तो वो इसी में दिए। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड लगा रहा है, आवंटित जमीन का 10% हिस्सा ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब जहां जहां पर सोलर प्लेटें लगेगी उसका 10% हिस्सा होगा, वहां पर पेड़ पौधे भी लगेंगे, ठीक है। तो 2-3 चीजें याद रखनी है। यूएई का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। कंपनी कौन सी है? मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। कितना है? तो 3 अक्षर है, 3 लाख करोड़ रुपया। और स्पेशली इससे बिजली कितनी उत्पन्न होगी? सोलर से 60,000 मेगावाट, ठीक है। 3 का डबल 6 होता है, तो यहाँ पर 60,000 है, और यहाँ पर 5 का 5 इंटू 5 25,000 यूनिट बिजली है, वहां पर केवल 5 मेगावाट है। प्रदेश का पहला ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई वाला डेटा सेंटर, ये कहां पर स्थापित हुआ है? ड्यूल सोर्स पावर वाला डेटा सप्लाई सेंटर। डेटा सप्लाई सेंटर का मतलब ये आपके जो भी इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाते हो वो सारी वहीं पर जाकर सम्मिलित होती है, फेसबुक पर पोस्ट करते हो तो वहीं पर, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो तो वहीं पर जाकर सम्मिलित होता है, ठीक है। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित किया गया है, तो ये कभी आ जाएगा ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई सेंटर, सोर्स सीतापुरा जयपुर। लगभग इसमें इन्वेस्टमेंट आया 350 करोड़, ठीक है। तो सोर्स का एक तो सीतापुरा, यहीं से 350 करोड़, 300 करोड़ रुपए, और करीब 1.5 एकड़ भूमि, 6 मेगावाट भूमि जाएगी। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, ये क्या होती है? तो स्पेशली मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, और इसका एक काम होता है जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उनको तुरंत ले लो, उनको बेचारों को परेशान करना ही नहीं है, ठीक है। तुम तो लाओ पैसा दो, इन्वेस्टमेंट करो यूं करके। तो मुख्य सचिव, सचिव कौन है? स से अभी बताया था, श्रीनिवास है, उनके सचिवालय में बैठक हुई थी, और उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल क्षेत्र में हम 2200 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, ये ठीक ठाक ही है। विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम, अब यहाँ पर है क्या? तो राजस्थान वालों को अधिकतम यहाँ तो राजस्थानी आती है, पहले तो राजस्थानी ही निकलती है कि की जाए यूं, ठीक है, और इसके बाद निकलती है वो कहां जा रहा है यूं, हिंदी निकलती है, नहीं समझ में आता है तो। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो अपन चले जाते हैं, भाषा नहीं निकलती है क्योंकि आती ही नहीं है। तो अब हम कह रहे हैं कि अपन कमाने जाए तो स्पेशली कोई न कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, इसलिए विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम किया गया है। कहां पर आयोजित हुआ? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में, और वहां पर कह रहे हैं कि जो भी है फॉरेन लैंग्वेज वो सिखाई जाएगी, ठीक है। कौन सी कंपनी सिखा रही है? तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, वो सिखा रही है। अब इस यूनिवर्सिटी की भी खास बात क्या है? तो ये इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, उसमें पहला शब्द इंग्लिश आता है, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाने आई है, ठीक है। ये जो सिखाने आई है वो आपके ये लैंग्वेज सिखाने आई है, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, जापान और कोरियन। याद कैसे रखना है आपको? तो स्पेशली कोई भी आदमी अगर विदेशी भाषा सीख लेगा तो वो अपने आप को अंग्रेज समझता है, और अंग्रेज को आपके जोसेफ यूं कहते हैं। दो तो ज पर है, जापानी जर्मन, स एक स्पेनिश, फ आपके फ्रेंच है, ठीक है, और को भाषा सिखाओ तो आपके क से आपकी एक लैंग्वेज और है जिसको कहा जाता है कोरियन। ये इतनी भाषा है वो ये कंपनी आपके सिखा रही है, इंग्लिश वाली कंपनी है, ये आपके सिखा रही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपके स्पेशली ये एमओयू हुए हैं कि ये भाषा सिखाएगी वगैरह, तो ये विदेशी भाषा का कार्यक्रम था, बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में था आपके। हाँ,
आपके पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए लोकसभा द्वारा, और स्पेशली सभापति नरेंद्र सिंह तोमर है, पीठासीन अधिकारी है, लगभग हर जगह स्थापित किए गए। राजस्थान विधानसभा में जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए वो आपके विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब उनकी पहली बैठक हुई तो कहा जाता कि उन्होंने निर्णय लिया कि अपने राजस्थान का जो विधानसभा परिसर है उसमें दो हम वाटिकाएं बनाएंगे, एक तो नक्षत्र वाटिका और एक हर्बल वाटिका, क्योंकि वहां पर लोग काम करते हैं, वो टेंशन बहुत लेते हैं, टेंशन लेते हैं बाल जड़ जाते हैं, तो सारे ये विधायक वगैरह उनके बाल जड़ रहे, तो स्पेशली वहां पर हम एक तेल बनाएंगे और उसका नाम होगा हर्बल तेल, यानी हर्बल वाटिका, और स्पेशली उन पर मसाज करवाएंगे ताकि इन विधायकों के वगैरह के बाल आए। ठीक है, कुछ कुछ विधायकों के बुरे दिन भी बहुत होते हैं, बुरे दिन तो वो खुद ही हाथ से लाते हैं। वो एक स्पेशली सांसद था, विधायक था मध्य प्रदेश का, वो तो हाईवे पर ही कर्मकांड करते हुए पकड़ा गया था, तो फिर बुरे दिन आएंगे ही। तो ऐसी कंडीशन में आपकी सरकार कह रही है हम नक्षत्र वाटिका बनाएंगे, जहां पर अगर बैठकर योग वगैरह करेंगे ये विधायक तो उनके नक्षत्र अच्छे होंगे, उनके बुरे दिन आएंगे नहीं। ठीक है, तो विधानसभा में दो चीजें स्थापित हुई है राजस्थान विधानसभा में, एक तो नक्षत्र वाटिका और एक और है हर्बल वाटिका। राजस्थान विधानसभा का नया प्रतीक चिन्ह लागू हुआ, ये ध्यान रखना, ये मस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्या है इसमें। 18 मई 2026 को हरिभाऊ बागड़े माननीय राज्यपाल उन्होंने जारी किया है, और क्यों जारी किया है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए थे। अब 75 वर्ष पूरे हो गए तो आपको कोई न कोई सम्मेलन वगैरह करने ही पड़ेंगे, फिर नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली कुछ प्रतीक चिन्ह जारी करने पड़ेंगे। पहली बार आदर्श वाक्य जारी किया गया, राष्ट्र धर्म निष्ठा विधायिका, मतलब ये जो विधायिका है वो एक तो राष्ट्र के लिए और एक धर्म के लिए, और धर्म के लिए सदैव कर्तव्यनिष्ठ विधायिका है। तो राष्ट्र है उसमें सम्मिलित, एक धर्म है, दो चीजें हैं, और उन्हीं की निष्ठा के लिए विधायिका स्थापित की गई है। यहाँ पर कुछ मुख्य द्वार बनाएंगे आपके विधानसभा के, जिसमें से एक का नाम दिया कर्तव्य द्वार, उस पर भी लिखा हुआ है कि क्या मैंने आज अपना कर्तव्य पूरा कर लिया यूं, ताकि विधायकों को आते जाते टाइम लगे कि वास्तव में मेरा काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट एक संकल्प द्वार लगाया गया, एक शौर्य द्वार लगाया गया, तो 3 द्वार है जिसमें से कर्तव्य, संकल्प और शौर्य है। ठीक है, इस विधानसभा का जो प्रतीक चिन्ह बनाया हुआ है उस प्रतीक चिन्ह में दो पशु लिए गए, एक तो राज्य पशु लिया गया, एक राज्य खेजड़ी लिया गया, राज्य वृक्ष लिया गया। राज्य पशु लिया गया वो ऊंट लिया गया, राज्य वृक्ष लिया गया वो खेजड़ी लिया गया। राज्य पशु एक चिंकारा भी है, लेकिन चिंकारा का शिकार होता नहीं है। यहाँ पर राज्य पशु ऊंट है, उसकी कुर्बानी दे देते हैं ये ईद के दिन वगैरह, और अपना एक मेन काम यही है कि मुसलमानों को उनके त्योहार तक नहीं मनाने देना है। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाता है कि अपन ने ये ऊंट वाला सिस्टम लागू कर दिया। राजस्थान का पहला अत्याधुनिक आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर ये आपके स्थापित हुआ है। कहां पर स्थापित हुआ है, तो पहला अत्याधुनिक आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर आपके ये जो स्थापित होता है वो कोर्ट के बाहर स्थापित होता है। कोर्ट में कई मामले आते हैं, बेचारे जज साहब भी सुनते सुनते थक जाते हैं कि कितने मामले सुने। ठीक है, किसी की बहू भाग गई, किसी का बेटा दूसरी को ले गया, ऐसे कितने सुने। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो आपके पारिवारिक मामले है वो हम एक स्थान उपलब्ध करवा देते हैं, उसका नाम होगा आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर। वहां पर आप पहले तो मेडिटेशन करो, बीच बात करो दोनों परिवारों के मध्य, और आपसी फैसलों से आपके स्पेशली जो भी मामले हैं, विवाद है, वो सुलझा लो। और ये स्थापित किया गया है जयपुर में, हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है जयपुर में, वहां पर जस्टिस संदीप मेहता और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा, दोनों सह पर ही है, संदीप मेहता संजीव प्रकाश शर्मा, इन्होंने वहां पर आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया। पद्म मेहता बनाम राजस्थान राज्यवाद 2026, हाँ ये पद्म मेहता केस है, ये तो आएगा आपको। ठीक है, अब इस केस में है क्या, तो ये केस शुरू हुआ था आपके स्पेशली राज्य के खिलाफ लाया गया, और उसमें ये कहा गया कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। तो इस केस में निर्णय दिया गया है आपके विक्रमनाथ और संदीप मेहता, अभी संदीप मेहता पिछले आए थे, उन्होंने भी कहा है कि स्पेशली कि देखो राजस्थानी भाषा को आपको क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग कक्षाओं में लागू करना होगा। पहले पहली कक्षा में लागू कीजिए, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर 12वीं में। ठीक है, राजस्थानी भाषा को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया, और प्राथमिक से उच्च शिक्षा स्तर तक की मातृभाषा आधारित शिक्षा हेतु तैयार किया गया। प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी आपके इस साल की फेमस नियुक्तियां, तो सबसे पहले है कैलाश डागा, ये कुलपति बनाए गए हैं। स्पेशली डांगी जो होते हैं वो आपके उदयपुर के आसपास है, पटेल वगैरह जो होती है उन्हीं की एक खेप डांगी कहलाती है। ठीक है, जो डांगी होते हैं उनमें बड़ा जो खेप है वो डांगा कहलाता है। तो ये डांगी की खेप है, पटेलों की खेप है, स्पेशली ये गुजरात से सटे हुए एरिया में, और डांगी पूरे पूरे है वो उदयपुर में ही। तो इनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति नियुक्त किया गया। सेकंड है मदन सिंह राठौड़। ठीक है,
ये आपके स्पेशली सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर है, उसके कुलपति नियुक्त हुए। याद कैसे रखोगे? तो ब्रज विश्वविद्यालय वो आपके स्पेशली कान्हा मतलब कृष्ण के नाम पर आधारित है, ब्रज भूमि कृष्ण की है, ठीक है। और आपके कृष्ण का ही एक पर्यायवाची है मदन गोपाल। मीराबाई गाती थी, अरे मारो तो मदन गोपाल, ध्यान रख लीजिएगा। तो मदन सिंह राठौड़ है वो ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति है। महेश शर्मा है वो ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर अलायंस इंडिया, भारत के सबसे युवा उद्यमी है और इसके अध्यक्ष बने। ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस, ठीक है। स से आपके शर्मा, महेश शर्मा है, ध्यान रख लीजिएगा। और राजकेश मीणा है वो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल जयपुर है, उसके अध्यक्ष बने। राजस्थान को स्पेशली ये प्रश्न तो 3-4 बार तो पूछ भी लिया अभी तक, क्योंकि इसकी जनवरी में घोषणा हुई थी। इसके बाद जितने एग्जाम हुए उसमें ये पूछा गया कि पद्मश्री सम्मान राजस्थान में किसको मिला। तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को मिला इस साल 2026 का। किस किस को अभी क्यों आया? तो अभी आपके स्पेशली जो द्रौपदी मुर्मू है, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने ये दिया है, ठीक है। किसको दिया? तो आपके एक तो गफरुद्दीन जोगी है, दूसरा तगाराम भील है और एक और है स्वामी ब्रह्मदेव महाराज। ये गफरुद्दीन जोगी है, मेवात के रहने वाले हैं, स्पेशली बपंग बहुत अच्छा बनाते हैं। और इन्होंने कहा जाता है कि 2500 दोहे आपके स्पेशली महाभारत के तैयार किए हैं और उसको पांडुन का कड़ा विधि में गाते हैं। पांडुन का कड़ा विधि में का मतलब आपके पांडवों को जितनी तकलीफ हुई थी तो वो रोते हुए अपनी पीड़ा बनाते हैं, वैसे वैसे ये रोते हुए इनको गाते हैं, ठीक है। तो पांडुन का कड़ा का मतलब रोते हुए दोहों को गाना, महाभारत का कथा करना, इसी को आपके कहा जाता है, वो पांडुन का कड़ा कहा जाता है। और ये गफरुद्दीन जोगी या गफरुद्दीन मेवाती जोगी है, वो कर रहे हैं। जब भी भील आएगा तो भील कुछ भी बजा सकता है आपके। वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि ये हमारे डूंगरपुर का होगा यूं करके कि भील आया है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि डूंगरपुर का नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे डूंगरपुर का होता भी नहीं है, ठीक है। इतना पद्म पुरस्कारों तक पहुंच जाए, हमको फुर्सत ही नहीं है दूसरे कामों से। एक तो रोड पर नागिन डांस करवाने से ही फुर्सत नहीं है हमको, ध्यान रख लीजिएगा। अपना यहाँ पर इतनी टेंशन अपन लेते ही नहीं है। नेक्स्ट आगे, तो तगाराम भील है। वैसे भील जाति कहीं भी हो कुछ भी बजा सकती है, आप भरोसे में मत रहिएगा। आपकी कान पट्टी के नीचे 4 भी बजा सकती है, ठीक है। तो सेम टू सेम ये भी बजाने वाले आदमी है। तगाराम भील है वो बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तो एक तो खूबसूरत ये बांसुरी बजाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या बजाते हैं? तो दूसरा कुछ भी बजाने को नहीं मिले तब मटका भी बजा लेते हैं। तो ये मटका और बांसुरी के वादक है। अलगोजा भी बजाते हैं, जैसलमेर के रहने वाले हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये गफरुद्दीन मेवाती डीक के रहने वाले, ठीक है, जोगी है वो। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज स से आपके ये श्रीगंगानगर के और ये समाज सेवा कर रहे हैं। जगदम्बा अंध विद्यालय चिकित्सालय के संस्थापक है। स्पेशली राजस्थान का सबसे बड़ा अंध विद्यालय है वो जगदम्बा अंध विद्यालय ही है। राजस्थान के सारे विद्यालय हैं अंधों के, अंध विद्यालय मतलब अंधे लोगों के लिए विद्यालय, वो सारे यहीं से जुड़े हुए। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड आपके स्पेशली राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को मिला इस साल, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि टोबैको के बारे में जन जागरूकता फैलाई है और स्पेशली नशा मुक्ति के बारे में जो भी जन जागरूकता फैला रहा है वो बहुत अच्छी फैला रहा है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे फैला रहा है। तो अगर पूछ ले वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड कौन से विभाग को मिला है? राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को। WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। डिजी लॉकर एकीकरण, आपके जो मार्कशीट वगैरह होती है वो डिजी लॉकर में आजकल संग्रहित रखी जा रही है। तो पहले राजस्थान का कंप्लीटली ये हो गया था। अब राजस्थान वाले कह रहे हैं कि राजस्थान वाले जो भी डिग्रियां ला रहे हैं वो गुजरात की ला रहे हैं, कर्नाटक की ला रहे हैं, केरल की ला रहे हैं, नागालैंड की ला रहे हैं। तो इन 4-5 राज्यों को हम मिला देंगे और स्पेशली डिजी लॉकर कर देंगे ताकि सारे ये डॉक्यूमेंट्स है उनको हम आसानी से चेक कर सके, ठीक है। तो आप जम्मू कश्मीर वगैरह की डिग्री ले आते हो तो वो अभी तक इसमें सम्मिलित नहीं हुई है, वो क्रॉस वेरिफिकेशन वहां पर जाकर करना पड़ता है। बाकी अब इन चीजों को जाकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुजरात, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, ये 4 राज्य है आपके। स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, 2 कर्नाटक केरल है, 1 नागालैंड है और 1 गुजरात है और 5वां अपने राजस्थान है। इन 5 राज्यों के मध्य MOU हुआ है कि भाई हम डिजी लॉकर में एक दूसरे को अपनी अपनी डिग्रियां बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट शिक्षा श्री सम्मान, अपने सेकंड सम्मान है शिक्षा श्री सम्मान। ये शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया नया सम्मान शुरू किया गया और इसमें कहा गया है कि आपके स्पेशली जो भी भामाशाह हमको सरकारी स्कूलों के लिए मदद करेगा उसको हम ये सम्मान देंगे, माला पहनाएंगे, गोल्ड मेडल देंगे स्पेशली, और उसका नाम है वो पूरा आपके पत्रिका में वगैरह प्रकाशित करेंगे। 3 श्रेणियां हैं, शिक्षा श्री, शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण, ठीक है।
इसकी राशि पहले 5 लाख थी, अब इसकी राशि 1 लाख कर देती है। साला कोई दान देता ही नहीं था 5 लाख हमें, तो हम इन्हें इसकी राशि है वो 1 लाख कर दी है। तो शिक्षा श्री में एक शब्द आता है 1 लाख से 29 लाख, 30 लाख रुपए तक, ये 3 शब्द पूरे और एक शब्द है। एक शब्द लाख से 30 लाख तक की राशि है वो शिक्षा श्री में है, ठीक है। अगर 30 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक की राशि देता है तो वो शिक्षा भूषण कहलाता है, और 1 करोड़ से अधिक राशि अगर कोई दान देगा तो वो शिक्षा विभूषण कहलाएगा। उसको हम राज्य सरकार है वो आपके स्पेशली इनाम देगी, नेक्स्ट आगे ये पुरस्कार देगी। तो पहला शिक्षा श्री में 5 लाख से कितना घटा के कर दिया, 1 लाख, और 1 लाख से कहां तक है, 30 लाख तक। फिर नेक्स्ट आगे शिक्षा भूषण 30 लाख से 1 करोड़, और शिक्षा विभूषण, विभूषण तो अलग ही है, 1 करोड़ से ज्यादा दान दे दो हम विभूषण कर देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे जन आधार और डिजी लॉकर। जन आधार को अब डिजी लॉकर से जोड़ दिया गया राजस्थान सरकार ने, ये अच्छी उपलब्धि है, पूछा भी जाएगा, ठीक है, कि डिजी लॉकर से हाल ही में कौन सी स्कीम को जोड़ा गया, तो जन आधार को जोड़ा गया, ध्यान रख लीजिएगा। इससे राज्य सरकारी दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता आसान रहेगी। नेक्स्ट आगे जयपुर एयरपोर्ट की उपलब्धियां। जयपुर का जो एयरपोर्ट है उसको वाटर पॉजिटिव दर्जा दिया गया। वाटर पॉजिटिव दर्जे का मतलब क्या होता है स्पेशली, तो यहाँ पर जो जल संरक्षण बहुत अच्छा हो रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। और आपका पहला तथा उत्तर भारत का दूसरा एयरपोर्ट है जिसको वाटर पॉजिटिव का दर्जा दिया गया। 1.37 लाख बैरल जल का उपयोग यहां पर होने के लिए प्रस्तावित है, लेकिन इन्होंने 1.3 लाख बैरल ही उपयोग किया। ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2026, हाँ, इसी जयपुर एयरपोर्ट को आपके ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2026 से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि यहाँ पर सोलर प्लेटों से एनर्जी है वो आपके उपयोग में आती है। और बैंकॉक में आयोजित समारोह में इसको सिल्वर अवार्ड दिया गया। ये अभी देखो गैस अथॉरिटी थी, इंडियन गैस अथॉरिटी, उसको डायमंड अवार्ड दिया गया था। अब ये आपके स्पेशली एयरपोर्ट है तो उसको सिल्वर अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एयरपोर्ट ऐसी यूं कहते हैं, तो आपके स्पेशली सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026, अब ये क्या है वो देख लीजिएगा। जो भी राजस्थान के ऐसे फेमस लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया होता है उनको ये पुरस्कार मिलता है। ललित किशोर चतुर्वेदी आपके स्पेशली जयपुर के हैं और उनको ये सम्मान मिला है, सॉरी उन्होंने आयोजन किया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उन्होंने ये सम्मान दिया। राजस्थान में शिरोमणि सम्मान किसको मिला, तो डॉक्टर ललित के पवार, ये आरपीएससी के अध्यक्ष रहे। कहा जाता है कि इनके काल में सारे आपके ये जो कॉपियां हैं उनकी स्कैनिंग थी वो बहुत ज्यादा स्पेशल सम्मिलित हुई। 17 दिनों में रिजल्ट देने का रिकॉर्ड इन्होंने ही सबसे पहले बनाया था। हालांकि इनके बारे में बहुत ज्यादा विवाद भी जुड़ा कि बाड़मेर में नकल हुई है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2015 की लेक्चरर भर्ती में खैर आरपीएससी में संशोधन बहुत अच्छे किए थे, नवाचार अच्छे किए थे, इसलिए इनको कहा जाता है शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। अनिला कोठारी जयपुर की है। पंडित राम किशन ये भरतपुर साइड के। अवनी लेखरा ये खिलाड़ी है। उस्ताद अनवर खान ये आपके बांसुरी वादक है स्पेशली। तो इन सबको आपके ये जो राजस्थान शिरोमणि सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। उसमें कहा जाता है ललित के पवार है, सेकंड अनिला कोठारी है, तीसरा राम किशन है, ध्यान रख लीजिएगा, चौथा है वो अवनी लेखरा है, और पांचवा है वो उस्ताद अनवर खान है। इंटरनेशनल गीता ओलंपिक 2026, अब ये क्या है, तो स्पेशली अभी गीता ओलंपिक हुआ था। गीता ओलंपिक का मतलब गीता के श्लोक किसको याद है, 5वें अध्याय से 18वें अध्याय के मध्य आपके अगर श्लोक याद है किसी को तो उनका कंपटीशन हुआ था, और वो जयपुर में हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा, वृंदावन धाम में। 5वें अध्याय से 18वें अध्याय के बीच के श्लोक के लिए गुप्त वृंदावन धाम, गीता से गुप्त वृंदावन धाम जयपुर में आयोजित किया था। उसमें कहा जाता है कि आपके फर्स्ट रैंक लाई वो कृष्ण गुप्ता थी। गीता कृष्ण पर आधारित है और इसलिए कृष्ण नाम वाला तो फर्स्ट आएगा ही आएगा। सेकंड यशस्वी श्रृंगी, थर्ड नेहा महावत। 3 नाम नहीं याद रखो तो फर्स्ट नाम किसने जीता वो याद रखना है। गीता का कृष्ण से संबंध है, मतलब गीता कृष्ण ने रखी है तो कृष्ण गुप्ता है, ठीक है। हाँ, मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड, अब ये क्या है, तो आपके अगर स्पेशली पत्रकारिता में कोई अच्छी खबर कवरेज करता है तो उसको मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड भारत में दिया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि 2025 से 2026 तक कितने अच्छी पत्रकारिता की उस पर यह पुरस्कार दिया गया। किस किस को दिया गया है, तो सबसे पहले है अर्पित शर्मा, सेकंड है सौरभ गृहस्थी और थर्ड है अंकुर वाधवन, ठीक है। ये दोनों दैनिक भास्कर के पत्रकार है। जो सौरभ गृहस्थी है उन्होंने क्या किया था, पिछले साल एक खबर प्रकाशित की थी, आयड़ नदी में भयंकर बाढ़ आई थी और जब बाढ़ आई थी तो एक युवक वहां पर फंस गया था। तो ये गृहस्थी है वो घर पे नहीं गए, ठीक है, उसको कवरेज दी तो ये हाईलाइट हुआ, मीडिया में हाईलाइट हुआ तो कहा जाता है कि सारी फोर्स थी वो लगी उस युवक को बचाने में।
फिर भी ये घर पे नहीं गए, रात हो गई, पूरी रात ये यहीं पर डटे रहे और रेगुलर लाइव लोकेशन कवरेज उपलब्ध करवाई। जैसे ही कवरेज उपलब्ध करवाई तो एनडीआरएफ की टीम वगैरह सारी रवाना हुई। फिर नेक्स्ट आगे वहां पर हवाई जहाज नहीं उतर सकते थे, हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकते थे, ड्रोन से रस्सियां फेंकी। नेक्स्ट आगे उसको ड्रोन से रस्सियां फेंकने के बाद में रस्सियां पकड़वाई और इसके बाद में उस युवक को बचा लिया गया। तो उसको कवरेज किया सारी रात भर, इसलिए इस गृहस्थी को मिला है वो मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड मिला है। अर्पित शर्मा जो है उन्होंने स्पेशली ये बाल संरक्षण के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। बच्चियां किडनैप हो रही थी तो उनके लिए आर्टिकल प्रकाशित किए, इसलिए ये पुरस्कार मिला। देव अंकुर वाधवन है, उनको स्पेशली ये आर्टिकल छापने के लिए मिला है। ठीक है, तो तीनों लोग हैं, उनको ये पुरस्कार मिला, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान वासुदेव देवनानी द्वारा लखबीर सिंह को प्रदान किया गया, राम गोपाल जाट को प्रदान किया गया। और नेक्स्ट आगे, एक सेकेंड, गाड़ियां बहुत आ रही है तो आवाज पकड़ लेता है ये। हाँ भाई, और क्या क्या है वो देख लीजिएगा। हाँ, अन्य प्रमुख पुरस्कार कौन से मिले, यहां से थोड़े थोड़े से याद रखना। नेशनल आइकन अवार्ड किसको मिला, हरप्रीत कपूर को मिला। ये स्पेशली बूंदी के रहने वाली है, हरप्रीत कपूर है, बूंदी की रहने वाली है, समाज सेवा में बहुत अच्छा काम करती है और बूंदी में महिलाओं को जोड़ने का वगैरह काम करती है हरप्रीत कपूर, पलक स्पेशली। तो इसको जो मिला वो नेशनल आइकन अवार्ड मिला। इससे पहले रुमा देवी को मिला था, ये सेकंड लेडी है। ठीक है, हरप्रीत कपूर, रुमा देवी भी एग्जाम में आई थी, तो ये हरप्रीत कपूर भी एग्जाम में आपके आ सकती है कि बूंदी की रहने वाली है उसको। श्रेष्ठ आंचलिक कहानी, एक राजेंद्र मोहन शर्मा जयपुर के लेखक है और उसने भीमा नामक कहानी लिखी है। जैसे आप प्रेमचंद पढ़ोगे गोदान उपन्यास, सेम टू सेम कहानी, एक भीमा का शोषण होता है, गरीब तबके का होता है, ठाकुर द्वारा शोषण होता है। ये कहानी लिखी है, श्रेष्ठ आंचलिक कहानी का इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है, भीमा पात्र पर है, भीमा को, और उसके राइटर है वो शर्मा जी है, जयपुर के रहने वाले। नेशनल आइकन अवार्ड पहले रुमा देवी को मिला था, अब हरप्रीत कपूर को मिला है। राष्ट्रीय रत्न सम्मान मेगा सोनी जयपुर लग्जरी ज्वेलरी श्रेणी में, ये बहुत अच्छी कारीगरी करती है। आप जितने भी ज्वेलरी, ये कानफुल वगैरह जो पहनते हो उन पर बारीक डिजाइन होती है, ठीक है, जो करोड़ों रुपए में बनती है, आप तो कहां पहनते होंगे, वो मेगा सोनी द्वारा आपके बनाई गई होती है, जयपुर ज्वेलरी शो में है ये। इनको राष्ट्रीय रत्न सम्मान मिला है। राजस्थान की सबसे बारीक कलाकार है सोने पर डिजाइन करने वाली, ये मेगा सोनी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अमीन साबरी, ये साबरी ब्रदर्स है, दो भाई है, सेम टू सेम वॉइस में गाते हैं, बहुत शानदार वॉइस में गाते हैं, तो उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड मिला है जयपुर के। दानिश सिद्दीकी मेमोरियल अवार्ड अवधेश आकोदिया, ये वही पत्रकार है जिसने स्पेशली ये जो भी आपके 30% विधायक कमीशन लेते हैं उसकी खबर को ब्रेक किया था। और इसके बाद 2-3 विधायक थे, बुरी तरह फंसे थे राजस्थान में 2-3 महीने पहले, तो उनको कहा जाता है कि इतना रिस्क लेकर इन्होंने किया, इसलिए इनको दानिश सिद्दीकी मेमोरियल अवार्ड मिला। ठीक है, अवधेश आकोदिया पत्रकार है, जयपुर के हैं, इनको दानिश सिद्दीकी। डॉक्टर बाबा साहेब समाज रत्न संजय रेगर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनको 51,000 रुपए की राशि मिली है। रिजेनरोन इंटरनेशनल तीसरा ग्रैंड अवार्ड दिविज तोड़ी को मिला, याद रख लेना, लगभग आएगा नहीं। इको फ्रॉग, वायु से पानी बनाने का इन्होंने संयंत्र है वो खोजा है, स्पेशली दिविज तोड़ी। दिविज में 2 शब्द है, वायु से पानी बनाना। ठीक है, सांसद रत्न पुरस्कार मिला वो पीपी चौधरी को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, पाली के रहने वाले, और स्पेशली इन्होंने जो किया वो वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट दी है, ये इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो भी रिपोर्ट दी है, एक राष्ट्र एक चुनाव, वो पीपी चौधरी नहीं दी है, और इनको कहा जाता है कि सांसद रत्न पुरस्कार मिला, चौथी बार मिला है, बहुत बढ़िया। बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर, इस साल का अच्छा एनजीओ रहा है तो वो पोद्दार इंस्टीट्यूट रहा है, जिसने अपनी 2.5% जो कमाई खर्च करनी होती है वो पूरी पूरी अच्छे कामों पर खर्च की है। ठीक है, राजस्थान की उपलब्धियां क्या है, अष्टम पोषण पखवाड़ा हुआ था, ये हर 15 दिन में होता है, तो ये लगभग आएगा नहीं, देश में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, लगभग ये प्रथम होगा तब कभी पास में पूछ ले, बाकी नहीं आएगा। स्कूली शिक्षा रिपोर्ट में लगभग आप क्या है, देश के एकीकृत विद्यालयों में राजस्थान की हिस्सेदारी 35% है, मतलब पीएस, यूपीएस और सीनियर सेकेंडरी तीनों एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं, वो आपके स्पेशली 35% विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो आपके पीएस, यूपीएस और सीनियर 3
और सेकेंडरी आदि, तो मतलब 3 का 30% और प्लस 5% 35% हो जाता है, याद रह जाएगा। हाँ, शिक्षा एवं तकनीकी में क्या है, तो 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा में हर तीसरा विद्यालय राजस्थान में शाला स्वास्थ्य और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियानों को, हाँ, नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली हर तीसरे विद्यालय में एआई आधारित शिक्षा दी जा रही है। अब एआई आधारित शिक्षा कैसे दी जा रही है, तो कुछ पोर्टल है, और कुछ पोर्टल कौन से थे, एक तो शाला स्वास्थ्य पोर्टल, एक मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है, इसको कहा जाता है मसरा। इसके तहत बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, और वो टेस्ट है वो सारे के सारे ऑनलाइन है, एआई आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है, और उसके द्वारा प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उसमें शामिल किया गया, गुड स्टेट प्रैक्टिसेज में शामिल किया गया, और राजस्थान का हर तीसरा विद्यालय इससे जुड़ा हुआ है। बाकी इसमें ऐसा है कुछ है नहीं जो आप पढ़ो। हाँ, सहकारिता विभाग में आपके सहकार से समृद्धि अभियान के तहत राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, किसमें, अन्न भंडारण। तो अन्न भंडारण योजना में कौन सा स्थान पर है, अगर ये पूछ लिया जाए तो प्रथम स्थान पर है। लगभग कहा जाता है कि आपके स्पेशली 5,500 रुपए प्रति मेट्रिक टन की लागत से यहाँ पर गोदाम बनाए गए, अन्न भंडार बनाए गए हैं, और 250 गोदाम बनाए गए हैं। बाकी इसमें से ऐसा कुछ है नहीं। गंगा नहर का शताब्दी वर्ष इसी साल मनाया जाएगा, क्योंकि 1927 को राजस्थान में पहली बार आया था। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और उसके पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए 2 साल तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाएगी, मोदी जी ने बोला है। अब क्यों बोला 2 साल तक, वो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि एक दिन के लिए भी मना सकते थे, लेकिन बोला है कि भाई सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2 साल तक मनाते रहो। जब मनाते रहो तो लोगों में जन जागरूकता आएगी, पर्यटन ज्यादा चलेगा, वहां की इकोनॉमी डेवलप्ड होगी, ध्यान रख लीजिएगा। सप्त शक्ति कमान सम्मेलन हुआ था, वो जयपुर में हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कौन सा कमान आयोजित किया गया या सम्मेलन आयोजित किया गया, सप्त शक्ति कमान। और इसमें कहा जाता है कि जल सेना के कमांडर थे, वायुसेना के कमांडर थे, और नौसेना के कमांडर थे, तीनों कमांडरों ने आयोजित किया। ज्योतिबा फुले की दूसरी 200वीं जयंती पर आपके कार्यक्रम हुआ है, जैसे जयपुर में ही हुआ है, ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं। राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव कहां पर हुआ, तो जयपुर में हुआ है। जेम्स टॉन शो आरआईसी संस्करण जयपुर में हुआ है। गोल्डन जुबली नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुआ है। श्री गुल्लक कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, ये भी जयपुर में है। लगभग सारे जयपुर में। टेक्नोलॉजी विद ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये उदयपुर में है, और सीताबाड़ी मेला 12 में आयोजित हुआ है। ग्राम का सम्मेलन है, वो आपके स्पेशली अहमदाबाद चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया, ये भी लगभग पूछता नहीं है, ठीक है। पोर्टल और मोबाइल ऐप फॉक्स फेयर डिजिटल प्लेटफॉर्म जयपुर में, और ऋचा गोस्वामी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का है, और यह देश का पहला एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। लगभग ये भी नहीं आएगा आपके, तो कुछ कुछ चीजें तो आपके पूछी नहीं जाती है ऐसी फालतू काम की, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। पिंक गाइड ऐप एक बनाया है, ध्यान रख लीजिएगा, पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल द्वारा, जयपुर पुलिस द्वारा, एआई आधारित है। अब इसमें है क्या, ये पूरा है क्या, तो पिछली बार एक टूरिस्ट आई थी, रूस की थी, और उसने एक हाथी को पेंट करवा दिया था पिंक कलर में, गुलाबी और फिर वो हाथी मर गया था। तो कहा जाता है गुलाबी चीजों का संरक्षण करने के लिए, गुलाबी नगरी का संरक्षण करने के लिए कि ऐसा कहीं नहीं हो, इसलिए एक ऐप बनाया जिसको एआई आधारित पिंक गाइड कहते हैं। इसमें टूरिस्ट की भी सुविधा रहेगी, ठीक है, कि वो इस ऐप के थ्रू हेल्प मांग सकते हैं, और फोटो खींच के अगर उसमें डाल देते हैं कोई आपत्तिजनक होगा तो तुरंत प्रशासन सहायता के लिए पहुंच सके, इसलिए एआई आधारित पिंक गाइड ऐप बनाया गया, टूरिस्ट के लिए बनाया गया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये राजस्थान करंट अफेयर्स आपका खत्म होता है। इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में 30 क्वेश्चन होंगे लगभग, आप देख लीजिएगा, उनको दे दीजिएगा। लगभग मैं वादा करता हूँ आप इस क्लास को देखोगे तो पूरे पूरे क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे कंप्लीटली। तो कंप्लीटली इस टेस्ट को दीजिए, कोशिश कीजिए कि लगभग आ जाए, और लगातार बने रहिए ताकि आपको किसी भी चैप्टर में स्पेशली दिक्कत नहीं हो, ठीक है। धन्यवाद।